क्या हाल है भाई सभी के। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। और जबरदस्त वीडियो हम यहाँ पे करने वाले हैं। सभी लोग पहले तो जल्दी लाइव आ जाओ भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग भाई काजल, गुड इवनिंग चंदा, मनीष, लविश, अनिल, विजेंदर, गोविंद, ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को सबसे पहले तो गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए भाई। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग बलजीत, गुड इवनिंग लविश, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मनीष गुड इवनिंग, है ना। लविश ग्रुप में ऐड हो गए भाई, है ना। ऐड हो गए होगे, एक बार जरा जाके देख लेना कि ग्रुप में ऐड हो गए होगे आप। ठीक, चलो तो आज हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ लो जो लिखा हुआ है ना। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम करेंगे पूरी की पूरी ज्योमेट्री स्टार्ट, ऐसे बेहतरीन तरीके से, ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा ज़बरदस्त तरीका पढ़ेंगे ज्योमेट्री का कि आपको वाकई मज़ा आ जाने वाला है। तो पहले ये चीज़ें पढ़ लो कि आप सभी को यार पता है कि रेलवे की परीक्षा आप सभी को पता है। हाँ, रेलवे की परीक्षाएं हाल ही में स्टार्ट होने वाली हैं और इस परीक्षा में आपको सिलेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में किस तरीके से सिलेक्शन लेना ये बात आपको पता है। और ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए कि आपको अगर मैथ्स में फुल मार्क्स लाने हैं तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चैनल है जो कि है एमडी क्लासेस। क्योंकि जो आपको चीज़ें हैं वो यहीं पे मिलने वाली, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यहीं पे मिलने वाली कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे चीज़ें, वो सब के सब कंप्लीट। इसके अलावा ये सारे के सारे कोर्सेज है, या आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो करोगे तो आपको सारे के सारे कोर्सेज है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो क्लासेज है वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ पाओ। तो मेरे दो नए कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं। एक तो आज 9 बजे रात में अभी चलेगा, जिसमें प्रीवियस है कि जितने क्वेश्चन है वो कराऊंगा। और एक दिन में 2 बजे चल रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस सबको ज्वाइन कर लो। ये दोनों के दोनों कोर्सेज आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हो। ठीक है, चलो भाई। तो क्या कहती है जनता, स्टार्ट करा जाए? बोलो भाई, क्या कहते हो, ज्योमेट्री स्टार्ट करा जाए? ज्योमेट्री के बारे में बहुत दिनों से इंतजार था, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम ज्योमेट्री के बारे में कर रहे थे, लेकिन ऐसे ज्योमेट्री स्टार्ट नहीं होने वाली। पहले तो आपको वीडियो शेयर करना पड़ेगा। और जितने बच्चे ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को चैनल सबके सब सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से आ जाओ। क्योंकि ज्योमेट्री अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसे मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, ना ही आप कहीं ऐसे पढ़े होगे और ना ही कभी पढ़ोगे। इस तरीके से ज्योमेट्री करेंगे, हर एक छोटी छोटी बातें और जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो सब के सब हम ज्योमेट्री यहाँ पे करेंगे। पक्का? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। फिर सब कई सारे बच्चे जो है वो रेडी हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं, बस 1 सेकंड का मुझे समय दीजिए। स्टार्ट करते हैं, फिर ज्योमेट्री देखते हैं क्या क्या है ज्योमेट्री में, कैसे कैसे ज्योमेट्री की सारी बातें करेंगे। और सबसे पहले तो बता दें भैया, देखो आज ज्योमेट्री की पहली क्लास है, ये बात ध्यान रखना। तो पूरा एक नोट्स बना लेना। जिन बच्चों को नोट्स बनाना वो सारे बच्चे कंप्लीट नोट्स बना लेना। और जिन्होंने नहीं बनाया है वो भी बना लेना, और जिन्होंने ऑलरेडी बनाया है यार वो भी बना लेना। एक कंप्लीट नोट्स बना लेना जिससे आपको मैं ज्योमेट्री की सारी बातें अच्छे से समझा पाऊँ। पक्का? चलो एक बार जरा जोश में रेडी कमेंट करो भाई, सबके सब। जितने तेजी से रेडी कमेंट कर पाओगे, जितना जोश से कर पाओगे जरा करो। एक बार देखिए कितना बच्चा कर सकता है, रेडी कमेंट कर सकता है, कितना ऐसा बच्चा भाई। पक्का रेडी हो गए सबके सब? स्टार्ट किया जाए? चलो ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। समझते हैं कि ज्योमेट्री है क्या, और ज्योमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, ज्योमेट्री हम कैसे समझ पाएंगे, ज्योमेट्री हम कैसे पढ़ पाएंगे। और ज्योमेट्री ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। ये नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं तो वो, सब चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आते हैं जरा समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्री की पहली क्लास है, पहले कॉन्सेप्ट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक से समझेंगे क्या चीज़ है भाई। देखो ज्योमेट्री स्टार्ट होती है आप सभी के लिए ट्रायंगल से। मैं पहले ट्रायंगल पर पढ़ाऊंगा, फिर उसका ट्रायंगल के बाद क्वाड्रेटर, देन आपको सर्किल पढ़ा दूंगा। ट्रायंगल यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मान लो एबीसी हमारे पास कोई भी ट्रायंगल दे रखा है। सबसे पहले और सबसे बेसिक बात क्या आती है ज्योमेट्री में कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होगा, 180 होगा। देखो अभी मैं खाली थ्योरी पढ़ा रहा हूं आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना वो सब के सब मैं पढ़ा रहा हूं। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप कहोगे सर जी ये चीज मुझे पता ही नहीं थी, अब मुझे ये याद हो गया है, इतना बढ़िया आपने समझा दिया। और ये बात आप बिल्कुल बोलोगे। ठीक, तो खाली साथ बने रहना, ध्यान से समझना, आराम से कर पाओगे। तो मैंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी एंगल पूछा जाएगा तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये बात सभी को समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब आते हैं कि ये सर जी होता क्या था, तो मैं कहूंगा कोई खास आपको इससे मतलब नहीं रखना है, लेकिन याद रखना आपने बचपन की किताबों में एक सॉल्व करा होगा। क्या ये एंगल इसके एंगल का कहते थे बराबर है, ये कहते थे इसके एंगल के बराबर है, और साथ ही साथ फिर तीनों का सम 180 आ जाता। तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को बताने की जरूरत पड़ेगी। बोलो क्या ये पहला कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया है? और अगर आ गया है और अगर आपने नोट कर लिया है तो सभी बच्चे जल्दी से नेक्स्ट कमेंट कर दो, फिर हम अगली बात यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पक्का? चले भाई, यूट्यूब वाली जनता एंड फेसबुक वाली जनता, 5 बजे नहीं होगी, अब 6 बजे ही क्लास होगी डेली। ठीक है, 5 बजे नहीं होगी। चलो अब दूसरी बात पे आते हैं।
भाई देखो एक क्वेश्चन तो ये पेपर में आ गया कि चलो ठीक है, इतनी बात चलो ठीक है, हमारे बात समझ में आ गई है। तो अब दूसरी बात ये आ गई है कि अगर मान लो ए के सामने की साइड को मैंने स्मॉल ए मान लिया, बी के सामने की साइड को मैंने स्मॉल बी मान लिया और सी के सामने की साइड को मैंने स्मॉल सी मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, उसको सी मान लिया, तो कोई भी ट्रायंगल तभी पॉसिबल होगा जब हम उसके किसी भी दो साइडों को जोड़े और वो तीसरे से जरूर बड़ा हो। किसी भी दो साइडों को जोड़े और तीसरे से जरूर बड़ा हो, किसी भी दो साइडों को हम जोड़े और तीसरे से जरूर बड़ा हो, तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल होगा। ये बात सभी को याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद अगली बात पे क्या आते हैं? इसके अगली बात पे आते हैं, किन्हीं भी दो साइडों को घटा दे और वो तीसरे से छोटा है, किन्हीं भी दो साइडों को घटा दे और वो तीसरे से छोटा है, किन्हीं भी दो साइडों को घटा दे और वो तीसरे से छोटा है, तो ही वो ट्रायंगल क्या होता है? पॉसिबल होता है। जरा अपने कॉपी में सबके सब नोट करिए और नेक्स्ट बोल दीजिए। पक्का? अच्छा ठीक है, अगली बात पे आते हैं। तो अगर मैं बोलूं यार किसी ट्रायंगल की साइडें जो हैं वो 3, 4 और 2 हैं, तो क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? हाँ या ना? बताओ भाई। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया, यार एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 3, 4 और 2 है, क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? मनीष, चंदा, अमेजिंग, एवरीवन, सबके सब भाई जरा जल्दी बताओ। फेसबुक वाली जनता एंड यूट्यूब वाली जनता, दोनों के दोनों जनता जरा जल्दी से बताओ कि भैया यहाँ पे ये ट्रायंगल क्या पॉसिबल है कि नहीं है। मुझे खाली इतना बात बता दो। 2, 3, 4। अब देखते जरा पॉसिबल है कि नहीं है, ये चीज भी हम यहाँ पे पूरी कर लेते हैं। मैंने क्या दिया? 2, 3 एंड 4, यही तो दे रखा है ट्रायंगल। पक्का? 3, 2, 5, 4 से ज्यादा आ रहा है, जोड़ने पे तीसरे से ज्यादा आना चाहिए। ठीक, 4, 3, 7 इससे ज्यादा आ रहा है और 4, 2, 6 ज्यादा आ रहा है, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? पॉसिबल हो जाएगा। घटाओगे तो भी वही मामला आएगा, पॉसिबल हो जाएगा। इतना कॉपी में नोट करिए। फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, देखते हैं अगला पार्ट क्या कहता है, उसको समझते हैं। पक्का? नवीन सिंह क्या हाल है? बिल्कुल करेक्ट है। चलो भाई सबके सब इतने पार्ट्स नोट कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। हो गया? अब पेपर में यहां तक का क्वेश्चन नहीं आया, पेपर में इसके आगे आ गया। कौन सा इसके आगे? जरा समझना। पेपर में कहा भाई मान लो कोई एक ट्रायंगल दे रखा है, ये लिखा हुआ A, ये लिखा हुआ B, ये लिखा हुआ C, यहां पर ये रखा 5, ये लिखा हुआ 12 और ये लिखा 14। कहा ये बताओ ये ट्रायंगल न्यून कोण होगा या फिर सम कोण होगा या फिर अधिक कोण होगा? हम कैसे बता पाएंगे क्या कि ये न्यून कोण होगा कि सम कोण होगा कि अधिक कोण होगा? मतलब कि ये आपका एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा? ये बात हम कैसे बता पाएंगे? इसके लिए भी बहुत सारी चीजें आगे नोट करना, ध्यान से समझना और ध्यान से करना। अगर कभी भी किसी भी दो साइडों का स्क्वायर तीसरे के बराबर आ जाएगा तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है और इसी को हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम बोलते हैं। बोलो भाई बात समझ में आई है? जय नारायण, चंदा, सुमन, अमेजिंग वर्ड, अनिल कुमार एंड ऑल ऑफ यू, भाई सभी को समझ में आ गई? अच्छा, किसी भी दो साइडों का अगर मैं स्क्वायर का सम करूं और तीसरे वाले से बड़ा आ जाए तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। बोलो तो भैया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। अच्छा, अगली बात, अगर किसी भी साइड दो साइडों का मैंने सम किया और वो तीसरे वाले से बड़ा आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। ये क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। ये क्या है? सम कोण त्रिभुज है। क्या सभी की बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? पक्का? रुचि अवस्थी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को सबसे पहले तो गुड इवनिंग। दीपेंद्र कुमार शाह, नवीन सिंह, सब बच्चे आ चुके हैं फेसबुक से, सभी बच्चों को सबसे पहले तो गुड इवनिंग। अगर ये चीज आपकी नोट हो गई है तो जल्दी से नेक्स्ट कमेंट करो, मैं आगे पढ़ा दूं ज्योमेट्री में आगे क्या चीज होती है। पक्का? हो गया नोट? चलो सबको समझ में आ गया। अगली बात पे आते हैं ज्योमेट्री के। अगला जो पॉइंट आता है ज्योमेट्री का वो आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या आता है? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के टाइप्स कितने होते हैं? तो देखो ट्रायंगल के टाइप्स सिर्फ दो चीज पे डिपेंड होते हैं। पहला चीज क्या होता है उसके? पहला चीज होता है उस पे साइड पे डिपेंड होता है, और दूसरा चीज क्या होता है? उसके एंगल पे डिपेंड होता है। नोट करिए, किसी भी ट्रायंगल के सिर्फ दो पॉसिबल चीज हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ट्रायंगल आगे पीछे हो सकता है। पहला क्या होगा? उसके साइड पे डिपेंड करेगा, दूसरा क्या होगा? उसके एंगल्स पे डिपेंड करेगा। भाई क्लियर हुआ? बोलो भाई, जनता सबके सब बोलते रहेगा हाँ या ना, कमेंट करते रहना, तभी आगे पढ़ाएंगे और कोई भी थ्योरी छूटेगा नहीं। आज तक पूरे YouTube पे ज्योमेट्री का थ्योरी जो आपको नहीं मिला है वो अब मिल जाएगा, और कोई भी एक थ्योरी ऐसा नहीं होगा जो आपको ना पढ़े हो। हर तरह के थ्योरी हम कराने वाले, पक्का है। सिर्फ आपको एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आना है और जितना बच्चा आते जाना, सबके सब अब भी कमेंट करते जाना ताकि मैं आपका नाम पढ़ पाऊं। जैसे कि भैया यूट्यूब से बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, फेसबुक से बहुत सारे बच्चे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हो, आने के बाद आपको सिर्फ एफबी कमेंट कर देना, ऑल ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट पे आते देखते क्या कहता है। इतनी सब बातें पढ़ लिया, अब हम आते हैं बेस्ड ऑन साइड। बेस्ड ऑन साइड कि ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स।
बोले तो आप सभी के लिए बहुत सिंपल सी बात कि भुजाओं के आधार पे जो त्रिभुज होता है वो कितने प्रकार कर होते हैं, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले। भाई देखो, भुजाओं के आधार पे आप सभी को पता है यार, सबसे पहला, सबसे दूसरा और सबसे तीसरा, ये तीन ही होते हैं भुजाओं के हिसाब से। देखो, या तो पहला काम होता है कि सभी भुजा बराबर हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। या क्या होता है, भुजाएं अलग अलग हो, जिसको क्या बोलते हैं, दो भुजाएं बराबर हो तो समद्विबाहु। और भुजाएं अगर अलग होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। बोलो हाँ या ना, इतना बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। समबाहु को क्या बोलते हैं हम, इक्विलैटरल बोलते हैं, पक्का। विषम बाहु को क्या बोलते हैं भैया, आइसोसेलेस बोलते हैं, पक्का। और विषम बाहु को क्या बोलते हैं, स्केलन बोलते हैं। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है, नोट कर लीजिए। रोहित का स्वागत है फेसबुक से, बहुत अच्छा भाई। जितना बच्चा फेसबुक से आ रहा है सब के सब FB पे कमेंट कर देंगे यहाँ पे। जब आप MD क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आओगे, अगर आपको वाकई चीजें पढ़नी है, वाकई थ्योरी कंप्लीट करनी है, तो आपको जरूर आना पड़ेगा, पक्का। अच्छा ठीक है, इतनी बात हमने समझ ली कि बेस्ड ऑन साइड्स ट्रायंगल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होने वाली, सबके सब सिंपल तरीके से जान जाओगे भाई क्या होता है। आशुतोष कुमार फेसबुक से आगे भाई, आशुतोष बहुत अच्छा स्वागत है। अगली बात पे आते हैं, समझना है पहली बात क्या कि भैया समबाहु मतलब क्या होता है, तीनों साइड बराबर हो जाना उसके। समद्विबाहु मतलब क्या होता है, उसकी दो साइडें बराबर हो जाना। और विषम बाहु मतलब क्या होता है, उसकी कोई साइडें बराबर ना होना, पक्का। चलो भैया सबके सब आ जाइए, इतनी बात तो चलो सबको क्लियर हो गई। ये हमने पढ़ लिया बेस्ड ऑन साइड। अगले पे आ जाओ भैया, अगला क्या है, बेस्ड ऑन एंगल्स। अगर एंगल के हिसाब से देखा जाए तो ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला आ जाओ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोले तो न्यून कोण त्रिभुज होता है कि नहीं होता है। दूसरा, न्यून कोण से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो समकोण त्रिभुज पे आ जाते हैं। समकोण बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा, राइट एंगल ट्रायंगल से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूज बोले तो अधिक कोण त्रिभुज। ये तीन बातें नोट कर लेना भाई। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, तीन बातें सबको सब समझ में गए। न्यून कोण त्रिभुज मतलब होता है थीटा जो है वो क्या हो, 90 से छोटा हो। अधिक कोण, समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है, एंगल जो होता है वो 90 के बराबर हो। और अधिक कोण मतलब होता है एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो, वह अधिक कोण होता है। और साथ ही साथ 180 से छोटा हो। चलो राइट एंगल ट्रायंगल, इतनी सारी बातें सबको समझ में आ रही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्या नहीं कहता। क्वेश्चन समझते हैं, कैसे कर पाएंगे कैसे नहीं कर पाएंगे, सबके सब समझ जाओगे। अब इतनी चीजें हमने बेसिक चीज पढ़ी कि ट्रायंगल ये क्या होता है, ट्रायंगल वो क्या होता है, ट्रायंगल में ये चीजें कैसी आती है, ट्रायंगल में वो चीजें कैसी आती हैं, ये बेसिक पढ़ा हमने। अब स्टार्ट करते हैं यहां से असली ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री का वाकई पार्ट 1 है वो हम स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं कि ज्योमेट्री का पार्ट 1 में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हमें करनी है, वो सब कुछ करते हैं। तो क्या रेडी हो भाई इसके लिए सबके सब, पक्का। सूरज, कल्पना, चंदा, आशुतोष, रोहित, अमेजिंग वर्ड, बोलो भाई सबके सब रेडी हो। पोएट्स गुरु एंड ऑल ऑफ यू, बोलो भाई सबके सब रेडी हो। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या है। आओ भाई, सबसे पहली बात पे आते हैं हम यहाँ पे, कोण समद्विभाजक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब नोट करना, आपको हमेशा ये याद रहेगा और हमेशा आपके लिए ये वीडियो जो होगी आज जो बन रही वीडियो, ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगी, ठीक है। कोण समद्विभाजक यानी कि अगर मैं बोलूंगा तो मैं इसको कहूंगा एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक। कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। चलो रेडी सबके सब, ठीक है। चलो भाई लाइक करते रहना और चीजें समझते रहना, तभी असली मजा आएगा। फेसबुक वाली जनता एक बात का ध्यान रखना, वाकई अगर पढ़ना है तो आपको यूट्यूब पे आना पड़ेगा। और विकास पडवार ये आ गया भैया यूट्यूब पे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सूरज कोई दिक्कत नहीं, आ गए हो फाइनली यूट्यूब पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अब पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। अच्छा कुछ दिन गैप रहेंगे बट हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराएंगे वीडियोज की, ठीक है। तो आप उस रिकॉर्डिंग को, वही टाइम पे रहेगी वीडियोज की रिकॉर्डिंग, आप उस टाइम पे वीडियोज की रिकॉर्डिंग देखते रहिएगा, ठीक है। हम लोग कुछ, क्योंकि अब पूरा का पूरा स्टॉप जो है वो घर जाएगा दिवाली में, तो हम रिकॉर्डिंग्स करेंगे ज़्यादा आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि पेपर तो पास है तो रिकॉर्डिंग आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी फिर। चलो आते हैं, एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा समझाने वाले, बहुत बेहतरीन तरीके से। जैसे मान लो हमारे पास कोई यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल दे रखा है, ये ABC को ट्रायंगल दे रखा है। अब हुआ क्या है ना कि मैंने जो ये एंगल है और जो ये एंगल है इसको बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट मतलब समान तरीके से डिवाइड कर दिया। तो यार अगर आप इस एंगल को डिवाइड करोगे तो क्या ये एंगल ऐसे बढ़ के आगे आएगी, बोलो हाँ या ना।
इस एंगल को डिवाइड करोगे तो क्या ये एंगल ऐसे बढ़ के आगे आएगी, बोलो हाँ या ना। और इस एंगल को डिवाइड करोगे तो क्या ये एंगल ऐसे बढ़ के बाहर आएगी, बिल्कुल आएगी। और जब हम एंगल को डिवाइड करेंगे तो ये एंगल फिर इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरे एंगल को आधा आधा काट दिया है ना, ये हमने काट दिया और ये हमने काट दिया। ये किसी ना किसी एक मीटिंग पॉइंट पे तो मिलेंगे ना। कोई बच्चा बता सकता है ये कौन सा मीटिंग पॉइंट होगा, बोलो भाई, विकास, सूरज एंड ऑल ऑफ यू, कोई बच्चा बता सकता है? बहुत अच्छा, यूट्यूब वाली, फेसबुक वाली सब जनता, कोई बच्चा बता सकता है जो एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट होता है, जो मिलान बिंदु होता है कोण समद्विभाजक का, वो क्या कहलाता है? याद रखिएगा, ये कहलाता है आपका अंतः केंद्र। अंतः केंद्र बोले तो इन सेंटर, और इन सेंटर बोले तो स्मॉल आई। क्लियर? ये क्या कहलाता है? इन सेंटर यानी अंतः केंद्र यानी स्मॉल आई कहलाता है। अच्छा, अगर ये अंतः केंद्र है तो ध्यान से जरा देखना कि भैया ये तो अंतः केंद्र है, मतलब ये त्रिभुज एक वृत्त बनेगा, और वृत्त अगर बनेगा तो क्या इस तरीके से ये कंप्लीट एक वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा? जरा ये बात बता दो भाई, क्योंकि अंतः केंद्र है तो पूरा एक कंप्लीट वृत्त बनेगा इसके अंदर। अच्छा ठीक है, और अगर ये वृत्त बनेगा तो वृत्त की कोई ना कोई रेडियस होगी स्मॉल आर, वृत्त की कोई ना कोई रेडियस होगी स्मॉल आर, और वृत्त की कोई ना कोई रेडियस होगी स्मॉल आर, बिल्कुल होगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वृत्त की जो रेडियस होगी वो रेडियस होगी कितनी। जरा ध्यान से देखते हैं, कब बता पाएंगे? जब हमें साइड पता हो। ये मान लो साइड ए है, ये मान लो साइड बी है, और ये मान लो साइड सी है। तो हमसे पूछा जाएगा ये बताओ भाई, जो वृत्त बना है स्मॉल आर, इस वृत्त की रेडियस क्या है, यानी जो अंतःवृत्त है इसका अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो याद रखना ये क्या होता है? डेल्टा अपान एस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा क्या होता है? एरिया होता है किसका? उस ट्रायंगल का, उस त्रिभुज का एरिया होता है। और एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है? आपका अर्ध परिमाप होता है। अच्छा, अर्ध परिमाप बोले तो तीनों साइडों का सम बाई 2। आपने पढ़ा होगा s की वैल्यू s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा पेपर्स में पूछा जाता है। तो अभी तक जो चीज हम रटते थे कि अंतः केंद्र ऐसा वैसा वैसा, अब हम क्लियरली समझ पा रहे हैं कि वाकई ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो सिर्फ एक चीज हमने स्टार्ट करी है। इतनी सारी चीजें इस पे समझने के लिए, इतनी सारी चीजें इस पे पढ़ने के लिए कि आपको वाकई का असली मजा आ जाएगा और आप कहोगे सर जी बस अब मजा आ गया, मोक्ष की हो गई प्राप्ति। बोलो भाई, क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई है? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर से पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्लियर? ये तो एक पॉइंट हुआ एंगल बाइसेक्टर का। जरा दूसरी बात आते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और एंगल बाइसेक्टर के दूसरी चीज हम क्या करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल बना रखा है, आपने कहा ठीक है सर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये बताओ अगर ये आई है तो क्या ये एंगल बाइसेक्टर होगा कि नहीं होगा? अब पेपर में क्या एंगल पूछा गया, उसने कहा पेपर में कि भैया आई जो है ना वो आपका कोण समद्विभाजक है, सॉरी आई जो है वो आपका क्या है? अंतः केंद्र है। आई इज इन सेंटर, यानी जो आई है वो आपका अंतः केंद्र है। क्या है? अंतः केंद्र। हमने कहा चलो भाई यहां तक तो बात चलो बिल्कुल सही थी, हमने मान लिया अंतः केंद्र। जब मामला गड़बड़ाया तो उसने ये कहा कि अगर मान लो हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू दे रखा है 75 मान लो, या फिर मान लो 70 ही दे रखा है ना, 75 नहीं 70 ही दे रखा है। हमसे कहा एंगल ये बताओ बी आई सी बराबर कितना होगा? ये पेपर में एसएससी में आ चुका है और रेलवे में आ चुका है, जरा जल्दी से बताओ। सिंपल क्वेश्चन है। ये आई जो है वो अंतः केंद्र है, एक अंतः केंद्र मतलब कि एक इन सेंटर है, और हमसे कहता है एंगल ए बराबर 70 है, तो एंगल बी आई सी बराबर कितना आएगा? जरा जल्दी से बताओ भाई सबके सब। चलो भाई बहुत बढ़िया। जितना बच्चा भी फेसबुक पे देख रहा है सबके सब आ जाइए, यूट्यूब चैनल पे सीधे आ जाइए, जिससे आपको हर वीडियो यहाँ पे मिलता रहे। मतलब अगर मैं बोलूँ सीधे कि भैया ये हमारे पास 70 दे रखा है और हमसे पूछता है एंगल बी आई सी कितना आएगा। चलो कई सारे बच्चों का आंसर आ गए। अच्छा 140 कितने बच्चों का आंसर आ रहा है? मैंने क्या किया, बी आई सी अगर यहाँ पे अंतः केंद्र दे रखा है तो इसको आप ऐसे मिलाओगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो 140 कितने बच्चों का आ रहा है? अगर वो ऊपर 70 है तो नीचे 140 होगा। कितने बच्चे ये बात कह रहे हैं? बोलो भाई। चलो आप समझते हैं, ये 170 140 वाला यहाँ लागू नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। ये अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र में क्या होता है, जो एंगल बी आई सी होता है, जो एंगल बी आई सी होता है वो होता है 90 प्लस एंगल ए बाई 2। नोट कर लीजिए इसे, जिनको नहीं पता ध्यान से नोट कर लीजिए, आराम से कर पाओगे क्वेश्चंस को।
तो हमसे BIC तो पूछा गया था, तो 90 प्लस एंगल ए कितना दे रखा था, 70 दे रखा था, 70 का आधा करोगे आपके पास 35 हो जाएगा। ठीक, तो 9 3 12 यानी बोले तो 125 डिग्री किसकी वैल्यू आ जाएगी, एंगल BIC की वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। फर्स्ट क्लास है सुमित, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ध्यान से समझते जाओ, आराम से करते जाओ, चीजें समझ पाओगे। बोलो भाई क्या समझ में आया सबको। कभी भी अगर अंतः केंद्र के बारे में बात करेगा तो एंगल BIC जो होगा वो 90 प्लस a/2 हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात सभी को क्लियर समझ में आ गई है। तो भैया ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 90 प्लस एंगल a/2, ये आपका बनेगा। ठीक, अब होता क्या है, जैसे आप सभी को भाई ये बात तो अच्छे से पता है कि जब घर में अपने रहते हो तो हर आदमी शेर रहता है ना। जैसे अपने घर में अगर आप एग्जाम्पल लोगे पिताजी लोगों का, तो वही हाल है कि होता क्या है कि चलो ठीक है, या फिर हम ही मान लो घर में हम बहुत शेर बने हुए हैं, भाई बहन के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे बाहर निकलते हैं तो चीज़ें हमारे अंदर सब निगेटिव हो जाता है। 4 आदमी के सामने फिर हम खड़े नहीं हो पाते, ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। तो वही हाल यहाँ भी है। अगर हम अंदर हैं, हम ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल का अगर अंदर वाले कोण का आधा कर रहे हैं तो ये 90 प्लस a/2 होगा। लेकिन जैसे हम बाहर निकले ये 90 माइनस a/2 हो जाएगा। और ये चीज़ आप ऐसे ले आओगे और ये चीज़ ऐसे ले गए। हमने क्या किया, ये जो बाहर एंगल बनना है ना इसका आधा कर दिया, ये जो बाहर एंगल बनना है ना इसका आधा कर दिया। और ये आधा करोगे तो ये भी तो कहीं ना कहीं मिलेंगे ही, और ये जहाँ मिलेंगे वहाँ पे क्या होगा, 90 माइनस a/2। क्यों, क्योंकि घर के बाहर हालत खराब, तो 90 माइनस a/2 नोट करिए, देन आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा सभी को, पक्का है। अभी हमने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा है, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस दूंगा, बहुत सारी रिकॉर्डिंग। देखो जो भी रिकॉर्डिंग वीडियो जाएंगी वो 6 बजे ही आएंगी, तो आप 6 बजे रेडी रहना। वो वीडियो प्रीमियर पे ही देख लेना, चाहे वैसे भी देख लेना। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत तगड़ा। चलो आते एक बार और समझते हैं क्या मैंने कहा, उस चीज को थोड़ा गहन अध्ययन के साथ समझते हैं। मैंने ये कहा गाइज कि मान लो अगर हमारे पास कोई भी यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा जो कि ABC है। मैंने आपसे सिंपल से कहा कि अगर ये हमारे पास दे रखा 80, तो ये बताओ ये कितना बनेगा, ये I है, एंगल BIC कितना बनेगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, ये साइड जो कटेगी, ये साइड जो कटेगी, ये एंगल आएगा BOC। तो दोनों बताओ, एंगल BIC इज इक्वल टू कितना और एंगल BOC इज इक्वल टू कितना, दोनों बताओ। अभी सुमित ये पहली क्लास चल रही बेटा ज्योमेट्री की, अभी हमने सिर्फ पहली क्लास करी है और हम यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ही पढ़ रहे हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है। हम इसे अच्छे से कवर करेंगे, आसानी से कवर करेंगे ताकि हम सब कुछ समझ पाए। देखो भाई ध्यान से, ये क्या होगा, ये होगा 90 प्लस एंगल a/2, और ये वही चीज क्या होगा, 90 माइनस एंगल a/2। a/2 मतलब 80 का आधा 40, तो ऊपर करोगे 9 4 13 हो गया, और नीचे करोगे 9 में से 4 तो ये 50 आ गया। क्या ये एंगल बाइसेक्टर समझ गए सभी लोग, पक्का है। इसमें कोई परेशानी किसी बालक को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, सबको समझ में आ गया। एंगल बाइसेक्टर सबको समझ में आ गया। ठीक, अगली बात पे आते हैं और अगली बात पे चलते हैं। क्या है, एक और इंपॉर्टेंट तगड़ी बात बताते हैं, करें। ये शायद ही आप में से किसी बच्चे ने आज तक पढ़ा होगा, पता है भाई, और क्योंकि आता भी बहुत कम है, रेलवे में तो कभी नहीं आया आज तक। तो देखते हैं क्या है, क्योंकि मैं तो आपको हर एग्जाम के लिए पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप जो है कम से कम आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ। भाई एक चीज ये बताओ यार, मैंने इसके अंदर एक ट्रायंगल बना दिया, सर्किल बना दिया इसके अंदर ऐसे। इस सर्किल की अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो क्या R बराबर डेल्टा अपान S आएगा, आएगा। अच्छा ठीक है, अब मैंने थोड़ा इसको और बढ़ा दिया। अब मैंने क्या किया, ये और एक सर्किल बनाया जो कि इसको होते हुए जा रही थी, यानी इसका था। इसका R क्या आएगा, ये साइड A है, ये B है, ये C है। कोई बता सकता है, ये डेल्टा अपान S आएगा तो उसका रेडियस, ये मान लो ये भी स्मॉल r2 है, इसका कोई बता सकता है, कोई बच्चा। अगर अब समझ में आ गया तो लाइक कर देना, अगर समझ में आ गया तो लाइक कर देना। बिल्कुल गजब, बिल्कुल गजब। तो R अपान डेल्टा अपान S माइनस जिस साइड से टच है, जैसे A से टच है तो A साइड का ये यहाँ पे माइनस कर दोगे, ये आपका आ जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, आसानी से कर पा रहे हो, सबके सब अच्छा लग रहा है। ठीक, चले आगे, इतना हो गया नोट। लाइक कर दो अब तो सबके सब, है ना। अब लाइक कर दो भाई, जितना बच्चा सबके सब लाइक कर दो। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या है, आगे कैसे कर पाएंगे, चीजें समझते हैं। चलो भाई
लाइक करो सबके सब जल्दी से। ठीक है, स्टार्ट करें, आ जाओ आगे। अब हेडिंग डाल लो मीडियन। मीडियन बोले तो माध्य, माध्यिका। देखो भाई, जैसे हमने इन सेंटर में क्या पढ़ा था, हमने एंगल्स को आधा किया था। अब एंगल्स को आधा करते हो, ध्यान से समझना, हमने क्या किया था इन सेंटर में, एंगल्स को आधा किया था। इस एंगल को आधा किया, इस एंगल को आधा किया, इस एंगल को आधा किया। अब यार अगर हमने एंगल्स आधा किया है, हम ये बात नहीं कह सकते कि ये साइड भी आधा डिवाइड हो रही है कि नहीं डिवाइड हो रही है। हमारा काम तो सिर्फ एंगल्स का आधा करना था, हमने सिर्फ एंगल्स का आधा किया। हमें नहीं पता कि ये साइड आपस में डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही है। हमने सिर्फ एंगल्स का आधा किया, हमें नहीं पता कि ये साइड आपस में डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही है। हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें सीधे मतलब है कि क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। उसने अगर एंगल बाइसेक्टर कहा है तो यहाँ पे एंगल ही होना चाहिए, बाकी और कुछ चीज नहीं होना चाहिए। सीधी सादी बात है, क्लियर। अब इस क्वेश्चन के थ्रू थोड़ी सी बात आगे समझते हैं। ये यहाँ पे मीडियन इसने कहा है। मीडियन बोले तो गाइज क्या होता है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ ए, ये लिखा हुआ बी, ये लिखा हुआ सी। मीडियन मतलब होता माध्यिका, जो माध्य से काट दे, जो मध्य से काट दे वो माध्यिका हो जाती है। ए से हमने एक ऐसी लाइन खींची ना, इसको जो मध्य से काट दे। यहां से हमने एक ऐसी लाइन खींची ना कि ये मध्य से काट दे, और यहां से हमने एक ऐसी लाइन खींची ना जो ये मध्य से काट दे। ये माध्यिका हो गई। अब यार मध्य से काटने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ये 90 बनना है कि नहीं बनना, हमें क्या मतलब 90 बने चाहे ना बने। यहाँ पे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमें क्या मतलब एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमें सिर्फ ए का मतलब होना चाहिए, ये है माध्यिका, तो साइड को कर रही है आधा, बस यही बात हो गई, खत्म, क्लियर। अब आते हैं, अब माध्यिकाओं का भी तो यहाँ पे देखो सारी की सारी माध्यिकाएं मिल रही है। जैसे ये मान लो ई कटा, ये मान लो कि डी कटा आपका, ये मान लो आपका डी कटा, ये मान लो आपका ई कटा, और ये मान लो आपका एफ कटा, यानी ये डी, ई और एफ पर कटे हैं। तो माध्यिकाओं का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, कौन बताएगा। जो माध्यिकाओं का, जो मीडियंस का मीटिंग पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है। जो माध्यिकाओं का मध्य बिंदु होता है, जो मीडियंस का, प्रिया बताओ भाई बेटा, सबके सब बताइए क्या होगा। जो मीडियंस का मीटिंग पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, बिल्कुल करेक्ट, वो कहलाता है जी, बोले तो सेंट्रॉइड और बोले तो केंद्रक। नोट कर लीजिए, ठीक, अपने अपने कॉपी में अपने अपने हिसाब से नोट कर लेना कि वो क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है, जी कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। अब इस पे अगली बात पे आते हैं, यहां पे थोड़ी सी और चीजें नोट करते हैं। क्या हो गया नोट, बोलो भाई। हमने क्या देखा यार, ये अगर लाइन खींच दे तो ना, तो ये जी कहीं यहां पे कटेगा जहां पे सारी साइडें वो उसके आएंगी, ठीक। तो ये जो साइड होगा जहां पे ये जी आएगा ना, ये एक्चुअली उस लाइन को 2 और 1 में डिवाइड करता है। अब याद कैसे करेंगे कौन सा 2 होगा कौन सा 1 होगा। तो ऊपर 2 लाइनें मिल रही हैं तो 2 हो गया, और नीचे सिंगल 1 लाइन है तो 1 हो गया, ठीक। अब मुझे बताओगा भाई 2 इधर होगा कि इधर होगा, आप कहोगे सर जी इधर होगा। ये 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड होता है। जो माध्यिकाएं होती हैं वो केंद्रक से 2 और 1 के डिवाइड हो जाती है रेशियो में। ये क्या होगा, यहां से 2 और 1 में डिवाइड होगा। नोट कर लीजिए। क्या सभी को बात समझ में आ रही है। यहां से क्वेश्चन बहुत उठते हैं, पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। आपको इन सारे क्वेश्चन से बच के रहना है और सब के सब क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना बिल्कुल इजीली तरीके से। अगर सभी को समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट कर दो, और साथ ही साथ आप सभी के सभी लाइक नहीं करे हो तो भैया लाइक कर दो। माध्यिका का दूसरा चीज समझ में आ गया है सभी को, बोलो माध्यिका का क्या दूसरा चीज समझ में आ गया। क्या मैंने कहा, मैंने ये कहा भाई, सिंपल सी बात मैंने कही। मान लो हमारे पास कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इस ट्रायंगल में जरा समझो, ऊपर से हमने माध्यिका खींच दी, हमने यहां से माध्यिका खींच दी, और हमने यहां से माध्यिका खींच दी। अब ये माध्यिका खींचने के बाद ये जी हो गया, और जी जो होता है, जो सेंट्रॉइड होता है, वो माध्यिकाओं को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। माध्यिकाओं को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, माध्यिकाओं को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर बात है, ठीक। पूजा का स्वागत है भाई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, माध्यिकाओं के बारे में अगली बात क्या कहता है। भैया ये कोई माध्यिका होती है ना, इसके बहुत सारे काम होते हैं। जैसे मान लो ये बी और ये सी कोई माध्यिका है, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक। हमने इसमें एक माध्यिका खींच दी, तो अगर मान लो इस पूरे ट्रायंगल ABC, पूरा ट्रायंगल ABC की अगर मैं बात करूंगा और इसका अगर मैं एरिया की बात करूंगा, मान लो अगर ये एरिया हमारे पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, मान लो हमने मान लिया, ठीक, कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा।
मतलब क्या समझ में आया, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। अच्छा ठीक है, इतनी बात तो चलो ठीक है, हमने सर जी मान ली इतनी बात कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसको दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यार अगर मैं ऐसे पार्ट खींचूंगा तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या ये 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी? बिल्कुल डिवाइड हो जाएगी। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? 10 10 10 10 10 और 10 हो जाएंगे। खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, नोट कर लो सबके सब। क्लियर है? सबको समझ में आ गया है? ऑल क्लियर एवरीवन? सबको सब क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? सबको समझ में आ गया? सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर आ गया। अच्छा ठीक है, अगली बात पे आओ। ये बताओ, मान लो ये माध्यिका हमने मान ली, ये पहली माध्यिका M1 हो गई, ये दूसरी माध्यिका M2 हो गई और ये तीसरी माध्यिका M3 हो गई। एक क्वेश्चन आया कि त्रिभुज, पूरे त्रिभुज में AB BC और CD, इसमें और माध्यिकाओं M1 M2 और M3 में बड़ा कौन होगा? हम चाहे तीनों साइडों को जोड़ लें और चाहे तीनों हम यहां पे माध्यिकाओं को जोड़ लें, बड़ा कौन होगा? ये बात कौन बताएगा? साइन किधर का लगेगा, कैसा साइन लगेगा? पहले ऐसा लगेगा या ऐसा लगेगा या इक्वल लगेगा? माध्यिका बड़ी होगी कि साइड्स बड़ी होंगी? आप बस खाली इतना बता दो सबके सब। और भैया जितना बच्चा फेसबुक पे देख रहा है सब के सब आ जाइए यूट्यूब चैनल पे। MD क्लासेस यूट्यूब चैनल आपको ऊपर दिख रहा है, जबरदस्त चैनल है, बहुत बेहतरीन वीडियोज मिलती है यहाँ पे, बहुत सारी आपको वीडियोज मिलेंगी। सब के सब आ जाओ, मुझे ये बता दो कि यार इसमें बड़ा कौन होता है? एक तो माध्यिका आ गई, तो माध्यिका बड़ा होता है कि साइड बड़ा होता है? आपको इतना बताओ, कौन बता पाएगा भाई? साइड बड़ी होती कि माध्यिका? इंपॉर्टेंट बात है, गलती नहीं होनी चाहिए, आराम से सोच समझ के बताना कि भाई बड़ा कौन होता है। ये बात याद रखना, हमेशा ही साइड बड़े होंगे, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो साइन लगेगा वो ऐसा लगेगा। ठीक, बहुत अच्छा, साइड बड़े होंगे। सबने बिल्कुल सही आंसर बताया था, सबने बिल्कुल सही तरीका बताया था। ठीक, चलें अगले बात पे करें बात। हो गया क्लियर? चलो ठीक है, चलो भाई नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट बोलो। चलो आ जाओ, माध्यिका पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। A B C, ये मान लो माध्यिका D, ये मान लो माध्यिका E और ये मान लो माध्यिका F। ठीक, अब मुझे बताओ, ये याद रखना कि रिलेशन बिटवीन मीडियन एंड साइड, ठीक, मीडियन और साइड के बीच का रिलेशन क्या होता है? तो मीडियन, जैसे मैंने साइड ले लिया AB CD और AB BC प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने साइड ले लिया, ठीक, मीडियन ले लिया AD BE और CF। बताओ भाई क्या होगा? स्क्वायर। बताओ भाई क्या होगा? डेट्स क्लियर? बिल्कुल कर भाई, 50 लाइक होने वाले, सबके सब लाइक कर दो। फेसबुक वाली जनता के कमेंट में पढ़ रहा हूं, सबके सब लाइक कर दो। यहाँ पे होगा 3 का मल्टीप्लाई, तो उसी टाइम यहाँ पे होगा 4 का मल्टीप्लाई, तब बराबर होंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। और फेसबुक वाले जितना बच्चा आ चुका है फेसबुक से यूट्यूब चैनल पर, वो अब भी कमेंट कर देगा अगर मैंने उसका नाम अभी तक ना लिया हो तो, है ना, ताकि मैं आपके नाम यहाँ पे ले पाऊँ और मैं ये समझ पाऊँ कि कितना बच्चा जो है वो फेसबुक से यहाँ पे आ चुके हैं और कितने बच्चे यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, सबके सब बात बिल्कुल क्लियर भाई, सबको सब समझ में आ गई सब चीज़। चलो अगली बात पे आते हैं। तो भैया जितेंद्र चौहान फेसबुक से आ चुके हैं, है ना, तो आपको रिकॉर्डिंग भी शाम को 6 बजे मिल जाएगी, है ना। मेरा काम है कि सिलेबस को कंप्लीट कराना और मैक्सिमम सिलेबस आपके लिए अब लगभग खत्म हो चुका है मैथ्स का, तो उसके लिए आप बिल्कुल, सत्येंद्र कुमार तिवारी भी आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है, अनिकेश भी आ चुके हैं। ठीक, लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, कितने बच्चों ने आप में दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा हुआ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा हुआ है? रिकॉर्डिंग शाम को 6 बजे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग शाम को 6 बजे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा, जरा मी कमेंट करो, क्योंकि देखो पेपर आपके लिए होने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के इसी नवंबर के लास्ट में होने वाला है। तो हमने कुछ प्रैक्टिस सेट बनवाई है पिछले कुछ ईयर्स को देखते हुए, वो प्रैक्टिस सेट का आपको सुबह सुबह वीडियोज मिलेंगी। तो दिल्ली पुलिस का जो बैच है वो आपके लिए सुबह मिलेगा। अगर आपने नहीं भरा है तो आप अपने उस दोस्त को बता देना जिसने फॉर्म भरा होगा,
और ये बहुत ट्रस्टेड बैच है और समझ लो कि आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड, एक हिसाब से मान लो कि सर्टिफाइड बैच है, बहुत सारे बच्चे हैं। और इस प्रैक्टिस बैच में हम कोई फीस नहीं ले रहा आपसे, बिल्कुल फ्री आपके लिए प्रैक्टिस बैच है। दिल्ली पुलिस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बैच है। हाँ, कुछ क्लासेस की टाइमिंग चेंज हुई है जो मंडे से चलेंगी, मंडे से कुछ क्लासेस की टाइमिंग आपको आगे पीछे देखने को मिलेंगी, वो आपको मंडे से कह रहे हैं, वेडनेसडे से टाइमिंग चलेगी। हम रेलवे के सारे शिफ्ट को, मैं बता ही देता हूँ आपको टाइमिंग क्या क्या है एक्चुअली में, हम रेलवे के सारे शिफ्ट को एक जगह ला रहे हैं और दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस एसआई का जो पूरा एक से एक जगह कर रहे हैं। अब रेलवे में याद रखना कि 4 बजे आपको रीजनिंग मिलती थी, आप कहोगे सर जी बिल्कुल मिलती थी, वो भी मिलेगी। 5 बजे रेलवे में आपको क्या होगा, पल्लवी मैम का जो है बायो मिलेगा, है ना, आपको मिल ही रहा है वो पल्लवी मैम का बायो की क्लासेज, वो उसमें आगे कंटिन्यू हो जाएगा 5 बजे, ये वेडनेसडे से होगा, ठीक है। अच्छा, 6 बजे आप सभी को मेरी मैथ्स मिलती थी, वो बिल्कुल मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, इस मैथ्स में आगे कंटिन्यू मैथ्स चलती रहेगी। अब आपके लिए 7 बजे अंकित सर आने लगेंगे, जो आपके लिए क्या कराएंगे, जो जीके बच्चे वो पोर्शन से वो कंप्लीट करा देंगे, ये आपका वेडनेसडे से कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4, 5, 6, 7 ये लगातार रेलवे का बैच हो गया। अगर हम आते हैं, अगर यहाँ पे यूपीएसआई की या फिर दिल्ली पुलिस की बैच बात करेंगे तो सुबह 9 बजे से ये स्टार्ट होगा, जिसमें मैं मैथ्स लूंगा आप सभी के लिए। देन उसके बाद 10 बजे आपके लिए जाएगा, जिसमें जो है एक मैम आएंगी जो आपके लिए हिंदी का बैच लेंगे। देन आपके लिए 11 बजे जो ये बैच जाएगा, इसमें अंकित सर आपके लिए आएंगे और वो आपको जीके और आप बाकी चीज़ें वो कराएंगे। देन 12 बजे आपके लिए बैच जो आएगा वो पल्लवी मैम जो ले रही थी वो बैच लेंगी, बट वो यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये आपके लिए चीज़ें चलेंगी, ठीक। मतलब आपके लिए इस चैनल पे सुबह 4 घंटे लगातार क्लासेस और शाम को 4 घंटे लगातार क्लासेस, जिसमें इस वाले से आपकी रेलवे और एसएससी सीएचएसएल तक की तैयारी जो है कंप्लीट हो जाएगी। और इस बैच से आप किसी भी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खास करके हम स्टेट वाइज चीज़ों को ज़्यादा वो करेंगे, वो चीज़ें हम वहाँ पे कंप्लीट वो बताएंगे। जैसे मानो हमने स्टेट उठा दिया कि दिल्ली पुलिस उठा दिया, राजस्थान पुलिस उठा ली, ये कर लिया वो कर लिया, कंप्लीट करेंगे। इसमें टाइमिंग किसी की चेंज नहीं हुई है, लगभग जैसे मैं 6 बजे मैथ्स लेकर आता था, बिल्कुल मैं मैथ्स अभी भी लेकर आऊँगा, रेलवे के लिए चल रहा है वो चलेगा। 4 बजे रीजनिंग वाला सर लेकर आते थे, वो अभी भी लेकर आएंगे, रेलवे के लिए चल रहा है वो कंप्लीट चलेगा। 12 बजे पल्लवी में लेकर आए थे जीके जीएस, वो अभी भी 12 बजे ही लेकर आएंगे। बस इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वो यूपी स्पेशल होगा, यूपी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो आप देख सकते हो अगर आप यूपी के हो, और नहीं हो तो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। 10 अंकित सर का टाइमिंग जो है वो चेंज हो गया, 11 बजे और शाम को 7 बजे हो चुका है, जिससे जो है चीज़ें आराम से कवर हो पाए। क्लियर है गाइज? चलो अपने टॉपिक पे अब आते हैं, अपने टॉपिक की चीज़ें करते हैं। हमने क्या करा, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक बार पहले तो इसका सबके सब स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे, है ना, पहले सबके सब। और आपके लिए पता है ये चीज़ क्या होंगी, ये बिल्कुल फ्री होंगी, मतलब कोई किसी से पैसा नहीं ले रहा है, आपको फ्री में ये सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी, बिल्कुल फ्री क्लासेज होंगी, ठीक है, कोई पैसा आपके लिए नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ बता दें, क्योंकि आप में से मैक्सिमम बच्चा अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहता, बट दिक्कत फंसती कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। दिवाली ऑफर हम लोग लेकर आ रहे हैं अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए, जिन बच्चों को पैसे नहीं है या समझ में नहीं आ रहा, या जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके कोई भी दिक्कत है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लेना, 630 752। व्हाट्सएप कर देना अगर कोई फ़ोन नहीं उठता, या मैसेज डाल देंगे क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आते हैं, 3626, है ना, इस पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। और व्हाट्सएप करने के साथ आपको यहाँ पे जो जानकारी है वो मिल जाएंगी, ताकि आपको जो पैसों की दिक्कत है, कोई दिक्कत है, यहाँ सब चीज़ें दूर हो जाएंगी और आपको वहाँ पे टॉप क्वालिटी के जो एजुकेटर्स है वो अपने आप मिलने लगेंगे। पक्का? चलो आते हैं, क्या है ये टॉपिक, जरा ध्यान से देखते हैं। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बोले तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब होता है भुजा लंब समद्विभाजक। अब ये है क्या, भुजा लंब समद्विभाजक, समझते जरा इस बात को, है ना, ये चीजें क्या है भुजा लंब समद्विभाजक। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल बना दिया, ये ABC, ये A, ये B और ये C। हुआ कैसे ABC ट्रायंगल में कि हमने भुजा को लंब काटा, भुजा पर लंब डाला, और ऐसा लंब डाला ना कि ये भुजा को बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। हमने भुजा पे डाला लंब, और ऐसा लंब डाला ना ये भुजा को बराबर डिवाइड भी कर रहा है। हमने भुजा पे एक ऐसा लंब डाला और ऐसा डाला कि ये भुजा पे डिवाइड भी करता है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये साइड इसके बराबर हो गया। क्लियर? तो जो भुजा लंब समद्विभाजक है ये कहलाता है आप सभी के लिए सरकमसेंटर। अच्छा, सरकमसेंटर मतलब क्या होता है, बही केंद्र। आपने अंतः केंद्र पढ़ा ना, अब आ जाते हैं बही केंद्र में कि ये क्या कहलाता है, बही केंद्र कहलाता है, ये सरकमसेंटर कहलाता है। भुजा लंब समद्विभाजक मतलब सिर्फ भुजा का आधा नहीं होना चाहिए, वो भुजा लंब होने चाहिए, मतलब भुजा पे परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, ये बात का ख्याल रखना।
अगर ये सरकमफेरेंस है तो इसको हम मान के एक यहां पे सरकम सर्किल भी खींचेंगे, यानी बहिवृत्त भी खींचेंगे, और अगर हम बहिवृत्त भी खींचेंगे तो इस बहिवृत्त की त्रिज्या भी निकलेगी, और इसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो बहिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है ABC/4 डेल्टा। डेल्टा आप सभी को ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि जो डेल्टा होता है वो क्या होता है, एरिया होता है उस ट्रायंगल का। ये आपको सभी को पता होना चाहिए, ये सभी को आई थिंक क्लियर है पक्का? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? ये बात बिल्कुल सबको समझ में आ गई, सबको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, तो ये टॉपिक लास्ट था आप सभी के लिए। अब इसके आगे जो भी टॉपिक होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ज्योमेट्री हमने स्टार्ट कर दिया, आई थिंक सभी को मजा आ गया है ना, ये बात सभी को मजा आ गया ज्योमेट्री। तो भैया जितना बच्चों ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना। चलिए भाई, तो हमने क्या किया था, हमने अभी तक आप सभी के साथ यहाँ पे पढ़ा हुआ था कि क्या होता है अभी तक का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो स्वागत है आप सभी का, और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी हम यहाँ पे करेंगे कंप्लीट, देखेंगे क्या होता है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो हमने पढ़ा था उसके आगे हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या देखा है अभी तक का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत ईजी सा टॉपिक है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हर बच्चे की समझ में आना चाहिए, हर बच्चा कंप्लीट इस क्वेश्चन, इस टॉपिक को बताना चाहिए कि क्या होता है ये टॉपिक और क्वेश्चन इसके कैसे कर पाएंगे। पक्का? आ जाते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात समझते हैं। मैंने आप सभी से कहा भाई कि अगर हम यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल बना देते हैं A, B एंड C, ये मैंने ध्यान से समझिएगा, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि क्या होता है, ये होता है भुजा, ये क्या होता है, ये होता है लंब, और ये क्या होता है समद्विभाजक, यानी कि भुजा लंब समद्विभाजक। जो भुजा लंब काट दे उसको और ऐसा लंब उस पर पड़े कि वो समद्विभाजित हो जाए, दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो भैया जरा ध्यान से देखो, भुजा लंब समद्विभाजक मतलब कैसा, हम जरा देखते हैं यहाँ पे। तो ये मगर मैं इस पे लंब डालता हूं तो क्या इस पे सही लंब पड़ रहा है? बिल्कुल। और ये ऐसा लंब डाला कि ये दो भाग में डिवाइड भी हो गया, ये बराबर इसके, यहां से मैंने लंब डाला, और ये ऐसा लंब डाला कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसके बराबर हो गया, और यहां से लंब डाला और ये ऐसा लंब डाला कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये जो पॉइंट होता है ये एक्चुअली में कराता आपका क्या कहलाता है, सरकम सेंटर। मैंने आपको ये कल ही बता दिया था। अच्छा, अगर ये सरकम सेंटर है तो भैया ये बात मैंने कही थी कि सरकम सेंटर है, यानी इसको लेके हम एक बाहर क्या बना सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं, अगर ये सरकम सेंटर है तो। और अगर हम बाहर सर्किल बना सकते हैं तो इस जो सर्किल बनेगा इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, और ये रेडियस को हमने कैपिटल आर कह दिया। तो जो कैपिटल आर होता है वो क्या होता है, ABC/4 डेल्टा फॉर एनी ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की बात करोगे तो जो कैपिटल आर होता है वो क्या होता है, ABC/4 डेल्टा होता है। अच्छा, ये डेल्टा क्या होता है, ये डेल्टा होता है एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। जो ट्रायंगल आपको दे रखा है उसका एरिया, ठीक, जो ट्रायंगल दे रखा है उसका क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, इतना सिंपल सा है, ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सरकम सर्किल की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। चलो भाई, इतनी बात तो सभी को चलो समझ में आ गई, ये बात सभी को लगभग मुझे लगा क्लियर हो गया कि सरकम सर्किल क्या होता है, कैसे कर पाते हैं। अब सरकम सर्किल, हम सरकम सर्किल को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं गाइस, ध्यान से सुनिएगा क्या है सरकम सर्किल, इसको थोड़ा एक्सप्लोर कैसे करेंगे, ठीक। आओ, मैंने कहा हमारे पास एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रखा है, जो कि ट्रायंगल दे रखा है A, B एंड C, ये ट्रायंगल दे रखा है। इस पे मैंने सरकम सर्किल बनाया, मतलब इसके चारों साइड मैंने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया। आपने कहा चलो सर जी बिल्कुल सही बात है, आपने इसके चारों साइड क्या कर दिया, एक वृत्त बना दिया। और हमने ये कहा कि भैया ये जो पॉइंट है ये इसका सरकम सेंटर है, मतलब कि इसका बही केंद्र है। ये जो पॉइंट है बीच वाला ये इसका बही केंद्र है। तो मुझे एक चीज ये बताओ, अगर यहां पे एंगल बनता है 60, आप कहोगे सर जी तुरंत कि यहां एंगल क्या बन जाएगा, 120 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सर्किल का भी रूल है, अगर किसी भी सर्किल के अंदर हम क्या करें, एक ही देखा जाए तो सेगमेंट से बना परिधि पर कोण और बना केंद्र पर कोण का जो होता है वो केंद्र वाला 2 गुना होता है, केंद्र वाला डबल कोण होता है। तो ये बात समझ में आ गया है कि एंगल अगर हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको O लिख देता हूं तो एंगल BOC जो होगा वो डबल होगा किसके, एंगल BAC के। ये सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज आप सभी को पता होना चाहिए गाइज। क्या इतनी बात सभी को बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है? किसी भी अगर हम बात करेंगे सरकम सेंटर के लिए तो ये सबसे बड़ी और सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको समझ में जरूर आनी चाहिए। क्लियर है गाइज? इतनी बात चलो सबको अच्छे से समझ में आ गई, इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब हम आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब समझना कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्रायंगल मतलब होता है समकोण त्रिभुज। आओ, हम समकोण त्रिभुज क्यों टॉपिक पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो हमने अभी पढ़ा है ना, इन सेंटर पढ़ा है, चाहे हमने यहाँ पे सरकम सेंटर पढ़ा है, ये समकोण त्रिभुज में थोड़े अलग तरीके से होते हैं। कैसे अलग तरीके से होते हैं, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला सेम होता है। अगर मैंने किसी भी सिंपल एक सर्किल की बात, सिंपल एक ट्रायंगल की बात करी, मैंने कहा इसके अंदर एक सर्किल आपने बना दिया और इस स्मॉल सर्किल का रेडियस कितना आएगा, आप कहोगे सर जी डेल्टा अपान ऐसा आएगा, क्योंकि आपको ये पहले से बात पता है। मैंने कहा भाई अगर इसके मैंने एक बाहर सर्किल बना दिया और इस बाहर वाले सर्किल का आप सभी बताओ जल्दी से रेडियस कितना आएगा, तो आप कहोगे सर जी ABC अपान 4 डेल्टा आएगा। मैंने कहा चलो भाई बिल्कुल बात ये सही है, आप डेल्टा अपान एस भी जान जाओगे और आप ABC अपान 4 डेल्टा भी जान जाओगे, और ये हर तरह के ट्रायंगल के लिए काम करता है। वो ट्रायंगल चाहे समकोण हो, वो ट्रायंगल चाहे न्यून कोण हो, और वो ट्रायंगल चाहे अधिक कोण हो, किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो, ये हर तरह के ट्रायंगल के लिए काम करेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि अगर यही चीज राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। कैसे हो जाएंगी मैं अभी आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा, बहुत इजी तरीके से अभी आप समझते हो कि कैसे आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई समझते हैं बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से। मैंने मान लो एक समकोण त्रिभुज के अंदर जिसकी साइड A, B और हाइपोटेन्यूज C दे रखा था, ये मैंने कैपिटल A माना, ये कैपिटल B माना, ये कैपिटल C माना। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक सर्किल बना दिया। क्या किया, इसके अंदर एक सर्किल बना दिया। अब ध्यान से देखना, ये सर्किल जो होगा, अगर मैं बात करूंगा इस सर्किल का रेडियस के बारे में, तो वैसे किसी भी ट्रायंगल के अंदर का सर्किल बनता है तो उसका रेडियस क्या होता है, डेल्टा अपान एस होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा किसी भी समकोण, यहां भी डेल्टा अपान एस ही होगा, यहां भी डेल्टा अपान एस ही होगा, लेकिन एक और होता है जो होता है A प्लस B माइनस C/2। ये थोड़ा और इजी कर देता है, क्योंकि डेल्टा में क्या होगा, पहले तो उसका एरिया निकालो, है ना, फिर काम करो। मान लो एरिया नहीं निकाल पा रहे हो, कोई भी दिक्कत है, ऐसा रखा लो, डायरेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होगा, बाकी डेल्टा अपान एस तो हर जगह फॉलो करेगा, चाहे कुछ भी हो फॉलो करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये A प्लस B माइनस C/2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा अगले पे आते हैं। अगर मान लो हमने इस पे एक सरकम सर्किल बना दिया, एक बहिर्वृत्त बना दिया, एक परिवृत्त बना दिया, तो सरकम सर्किल का जो हमारे पास समझ में आना कि जो हमारे पास रेडियस होता है, इसका सेंटर होगा यहाँ पे, और ये जो सेंटर होगा रेडियस इसका R ये होगा, और ये जो रेडियस होता है वो हाइपोटेन्यूज जो भी है उसी का आधा हो जाता है। और वैसे क्या होता है, वैसे होता है ये ABC अपान 4 डेल्टा, ये यहां भी लागू होगा, कोई ऐसा बात नहीं कि यहां लागू नहीं होगा, यहां भी लागू होगा, ये यहां भी लागू होगा। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, और यही पेपर में क्वेश्चन यहीं से डायरेक्टली आप सभी को उठ के चले आते हैं, और इन्हीं चीज को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट बात थी, सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर अगले कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं जो कि है आर्थो सेंटर। और जितना बच्चा देख रहा है सबके सब लाइक भैया जरूर कर दो, अगर लाइक नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, है ना, पक्का? चलो नोट करो, लाइक करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा। आते हैं अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यार ये आर्थो सेंटर क्या होता है ना? क्या आर्थो सेंटर? आर्थो सेंटर मतलब क्या होता है, लंब केंद्र। ये लंब केंद्र क्या होता है हमने सब पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ लिया, इनर सेंटर भी पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, सरकम सेंटर भी पढ़ लिया, हमने सेंट्रॉइड भी पढ़ लिया, मीडियन भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट पे जो कि आर्थो सेंटर है। कुछ है नहीं, लंब केंद्र। क्या नाम आ रहा है इसका, लंब केंद्र इसका नाम आ रहा है। तो वही चीज है A, B और C। लंब केंद्र कह रहा है ना, यानी जो लंब डाल दे उसी का केंद्र हो जाएगा लंब केंद्र। हमने ये लंब डाल दिया, अब ये साइड को आधा किया कि नहीं किया, हमसे क्या ही मतलब, हमें तो सिर्फ लंब केंद्र चाहिए था। अब ये साइड को आधा किया कि नहीं किया, हमें क्या मतलब, हमें तो सिर्फ लंब चाहिए था जो हमने लंब डाल दिया। अब ये साइड को आधा किया कि नहीं किया, हमें क्या मतलब, हमें तो सिर्फ लंब चाहिए था। और लंब जहां पे मिलते हैं वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, लंब केंद्र हो गया। ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्या बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन क्या लंब केंद्र में बस इतनी सी ही बातें हैं क्या, बोलो दादा, क्या इतनी सी ही बातें हैं कि वो लंब केंद्र हो जाएगा? इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, O से डिनोट करते हैं, जो कि आर्थो सेंटर हो गया। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, क्या जो पेपर में आएगा A, B और C। मैंने कहा यार ये O जो है ये आर्थो सेंटर है, तो जरा एक चीज ये बताओ, अगर ये वाला एंगल आपके पास 60 दे रखा है ना, तो ये कितना होगा? या 60 ना देके अगर मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करता हूं आपके लिए, मैंने कहा ये वाला एंगल अगर आपके पास 70 दे रखा है ना, तो ये कितना होगा? याद रखिएगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा भाई, कमेंट करो किसी बच्चे को पता हो तो।
बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा कि अगर ये 70 दे रखा है तो ये नीचे वाला कितना देगा, एंगल बीओसी कितना देगा, और ये है क्या, ओ मतलब हो गया आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर बोले तो लंब केंद्र हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त भैया। ये कितना हो जाएगा, सबको पता होना चाहिए आपका कितना हो जाएगा, 7 110 हो जाएगा, 110। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझना है, अगर हम लंब केंद्र की बात करते हैं और अगर हमारे पास ये लंब केंद्र है और ये ऊपर वाला थीटा दे रखा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, समझ में आया। ये लंब केंद्र होता है, लंब केंद्र के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और लंब केंद्र से क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं आपके, ठीक। अच्छा ठीक है, अब हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे, जरा इतना पहले नोट कर लो आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बाकी सब बताओ भाई क्या हाल है, दिवाली की चल रहे हैं कामनाएं सभी के, हाँ पक्का, चलो। हाँ, क्लासेज जो है 13 14 15 16 ये 4 दिन बंद रहेंगी, लेकिन इसमें आपको कुछ ना कुछ वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी, या फिर मैं ही आपको कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग दिया करूंगा, कुछ ना कुछ बातें करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पे समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट मिलेंगी, है ना। तो आपके लिए हम वो चीज़ें करके देंगे, आप उसको बिल्कुल ही परेशान ना होना, वो ज़बरदस्त चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये क्या होता है, वो क्या होता है, या कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट उठा लिया तो ये क्या होता है, कोई ये कॉन्सेप्ट उठा लिया, कोई वो कॉन्सेप्ट उठा लिया, ये सब चीज़ें हम आपसे बात करेंगे, ठीक। चलो विक्रांत क्या हाल है भाई, चलो अजीत क्या हाल है, चलो ओके, बताओ भाई। अब आते हैं इसमें किस पे, समकोण त्रिभुज में। यार समकोण त्रिभुज में भी तो लंब होगा कहीं ना कहीं। ये मानो हमने समकोण त्रिभुज खींचा, हमने डाला ये साइड, ये इस पे लंब हो गया, ये साइड ये इस पे लंब हो गया, तो लंब केंद्र क्या होता है, यही इसका जो होता है ना 90 वाला, जहां 90 बनता है वही लंब केंद्र होता है। ये बात समझना कि समकोण त्रिभुज में जहां 90 बनता है वही लंब केंद्र होता है, बस यही एक बात आपको पता करनी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जैसे मान लो मैंने यहाँ पे किया ए, ये मैंने किया बी, ये मैंने किया सी, मैंने इस पे ये लंब डाल दिया, ठीक, ये मानो डी पे लंब डाला। ये बात इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए क्या कि जो BD होता है ना वो AB गुणे AC, AB गुणे BC बाई AC होता है, ठीक। क्या जो BD होता है ना वो क्या होता है, ये BD चाहिए इतना गुणे इतना बाई इतना, तो AB गुणे BC बाई AC, नोट कर लीजिए। क्या जो BD है वो, क्लियर गाइज। चलो आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। हाँ भाई बताइए सत्यम क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है, बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल आप जो बात कहेंगे हर बात का ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो भाई अब हम अगले चीज पे आते हैं, कॉन्ग्रुएंसी पे और सिमिलरिटी पे। क्लियर, इरेज करें इतना, ठीक है, आप सबको आपको इन सबकी चीज की PDF मिल जाएगा। अगला हेडिंग डालिए, क्या, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी, यानी कि सर्वांग समता एंड समरूपता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, और यहां से अब पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सर्वांग समता क्या होता है, समरूपता क्या होता है, पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम समझते हैं इस बात को क्या क्या होते हैं। देखो भाई सर्वांग समता एंड समरूपता, समरूपता में आपको देखने से लग रहा है कि समरूप होना मतलब एक मान लो कि मेरा हाथ हो गया और एक खली का हाथ हो गया, भाई दोनों के हाथों में 5 उंगलियां, लेकिन मेरा हाथ छोटा खली का हाथ बड़ा, देखने में एक समान, तो वो समरूप हो गए। और मेरे अगर मैं बात करूंगा मेरे दोनों हाथों की, ये दोनों के हाथ क्या है, सर्वांग सम है, देखो सारी उंगलियां बराबर, सब कुछ बराबर इसमें, तो वही चीज होता है सर्वांग समता में और वही चीज होता है समरूपता में। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, दोनों सर्वांग सम है, आप कहोगे सर जी बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा ये एक ट्रायंगल है, एक ये भी ट्रायंगल है, दोनों समरूप है, बिल्कुल सही बात है ना। हो सकता है सभी के एंगल बराबर हो बीच में, हो सकता है सारे साइडों बराबर हो, मतलब सारे साइडों की लंबाइयां बराबर। दूसरी बड़ी बात है इसमें साइड से या एंगल इक्वल होने चाहिए, हूबहू होने चाहिए, मतलब जैसे है एकदम वैसे होना चाहिए, हूबहू, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, एकदम कंप्लीट इक्वल होने चाहिए। और इसमें इनका रेशियो बराबर होना चाहिए, क्या, रेशियो इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर ये 2 4 6 के अनुपात में है, तो अगर ये आपके पास 4 8 और 12 के अनुपात में है तो दोनों समरूप हो गए। क्यों समरूप हो गए, क्योंकि यहाँ पे ये रेशियो में बराबर है, किसमें, रेशियो में बराबर, ये बात को याद रखना। क्लियर गाइज। चलो अब मैं समझता हूं क्या रूल है सर्वांग समता का और क्या रूल है समरूपता का। नोट कर ली इतनी बात, फिर सर्वांग समता और समरूपता के हम रूल यहां पे पढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। चलो आते हैं, मैं इसी में नोट करा दूं ना,
चलो आते हैं, पहला रूल डबल एएस मतलब एंगल एंगल साइड, मतलब कोण बराबर हो दो और एक भुजा बराबर हो, सिंपल सी बराबर है भाई। ये दोनों कोण बराबर हो गए, आप कहोगे सर जी तब दो कोण बराबर तो तीसरा बराबर होगा ही होगा, और भुजा भी सब बराबर हो जाएगी तो दोनों समरूप हो गए, सॉरी दोनों सर्वांगसम हो गए। दूसरी बात, तीनों के तीनों साइड ही एकदम बराबर हो, साइड तीनों के तीनों बराबर, तो क्या तीनों के तीनों जो एंगल्स होंगे वो खुद ही अपने आप बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कुछ नहीं करना रहेगा, सब कुछ हो जाएगा, एकदम अपने आप बराबर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तीनों के तीनों क्या एकदम एंगल तीनों के तीनों एकदम बराबरी हो जाए तो अपने आप ही वो बराबर हो जाएंगे, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इतनी बात सबको समझ में आएगी होगी, हाँ आराम से कर लोगे, इतना कोई दिक्कत इतने में नहीं। या तो हमारे पास ये बराबर हो जाए, ये तो हमारे पास ये बराबर हो जाए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली बात पे आते हैं, दो साइड बराबर हो और तीसरा एंगल बराबर हो। देखो भैया, दो साइड या तो बराबर कर लो या तो हम तीसरा एंगल बराबर कर ले, ठीक, इतनी बात भी हो गई। अच्छा चौथा, या तो राइट एंगल बनना हो और साथ ही साथ आरएचएस, राइट एंगल बनना हो और हाइपोटेन्यूस और साइड बराबर हो। राइट एंगल एक बनना हो, एक हाइपोटेन्यूस बराबर हो और एक साइड बराबर हो, तीसरा साइड अपने आप बराबर हो गया। ये सर्वांग समता के 4 फॉर्मूले होते हैं। आपको वैसे भी इनका कोई यूज नहीं होता, आप ये चीजें ऐसे ही समझ जाते हो कि हाँ यार सर्वांगसम है कि नहीं है और चीजें हैं कि नहीं है। चलो अब आते हैं समरूपता पे। समरूपता में 4 क्या क्या चीजें होती हैं वो समझते हैं, ठीक। सर्वांग समता तो समझ लिया, समरूपता समझते हैं कि समरूपता क्या होता है, समरूपता के बारे में थोड़ी चीज समझते हैं। पहला ट्रिपल ए। अब कहोगे सर जी तीनों एंगल बराबर हो गए तब तो वो सर्वांगसम हो जाएगी। मैंने कहा तीनों एंगल नहीं बराबर होने चाहिए। देखो आ जाओ जरा सा, ये भी 20 है, ये 60 है और ये 100 है, मान लेते हैं। तो क्या यहां पे नहीं हो सकता क्या ये 20, ये 60, 100? बिल्कुल हो सकता है यार, कोई भी ट्रायंगल 180 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, और अगर ट्रायंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता तो साइडें तो कुछ भी हो सकती है, सीधी सी बात है, कुछ भी हो सकते हैं एंगल्स। तो क्या तीनों एंगल्स बराबर होने के बावजूद ये समरूप होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई, अगर तीनों एंगल्स बराबर हैं तो क्या ये समरूप होगा कि नहीं होगा? दूसरी बात आते हैं SAS, मतलब कि दो साइड और एक एंगल का रेशियो बराबर होना चाहिए, ना कि एकदम इक्वल इक्वल नहीं होने चाहिए। दो साइड और एक एंगल का रेशियो बराबर होना चाहिए। नोट करिएगा, दो ये रेशियो होने चाहिए बराबर, ऐसे नहीं कि सिर्फ ऐसे ही होगा। या फिर तीनों के तीनों साइड का रेशियो बराबर हो जाए, जैसे यहां देखो रेशियो बराबर है, जैसे 2/4 करो बराबर है 4/8 करो बराबर है 6/12 करो, रेशियो बराबर है कि नहीं बराबर है? सब 1/2 1/2 1/2 है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो भैया ये भी काम कर सकते हो, सिंपल सी बात है, सबको समझ में आ गई, ठीक। इतनी बात है, इतना बात आपको पता होना चाहिए तो आपके लिए मामला बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। नोट हो गया भाई सभी का इतनी बात? चलो, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपने सर्वांग समता, मैं इस पे जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यार सर्वांग समता क्या होता है, समरूपता क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये सब मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कराने लायक है, बहुत सारी चीजें हैं जो बताने लायक है, और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे, ठीक। अच्छा, जो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे वो थोड़े कम ही देर के मिलेंगे, है ना, क्योंकि इसमें आपसे कोई बातें तो होती नहीं। ऐसे कभी क्या होता है, बच्चों की कोई क्वेरी आ जाती है तो बच्चों से बात होने लगती है, उसमें टाइम उसमें लाइव में चाहता है। रिकॉर्डेड में आपको कम देर की रिकॉर्ड मिलेगी, ज़्यादा ज्ञान मिल जाएगा उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं, जैसे मान लो दो ट्रायंगल, इफ टू ट्रायंगल जो है आर सिमिलर। अगर मान लो दो ट्रायंगल सिमिलर, लास्ट टॉपिक है, दो ट्रायंगल सिमिलर यानी कि दो ट्रायंगल अगर मान लो समरूप है, ठीक। एक ट्रायंगल मैंने मान लो ABC मान लिया, एक ट्रायंगल मान लो मैंने PQR मान लिया। यार ये दोनों सिमिलर है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत बढ़िया सा टॉपिक है। मान लो कि दो ट्रायंगल अगर हमारे पास सिमिलर हैं तो होता क्या है, बिल्कुल आसानी से समझिएगा। इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ यानी कि परिमाप, परिमाप लिखेगा हिंदी वाले बच्चे, पेरीमीटर ऑफ ABC डिवाइड बाई यानी रेशियो पेरीमीटर ऑफ PQR, ये जो बराबर होगा वो होगा AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AC/PR इज इक्वल टू
इसका एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड मतलब लिखा मतलब कि लंबवत ऊंचाई, ये लंबवत ऊंचाई, एल्टीट्यूड मतलब क्या हो गया, लंबवत ऊंचाई, मीडियन, पहले वाले का मीडियन, पहले वाले का अंतर त्रिज्या और बही त्रिज्या, ये सब बराबर होंगे, सबका रेशियो क्या होगा, बराबर होते हैं। कब, अगर दो त्रिभुज हमारे पास समरूप है, दो त्रिभुज अगर हमारे पास समरूप है तो सबका जो होगा वो रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल बराबर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अगर मैं यहीं पे एरिया कर देता हूं, देखो पेरीमीटर सिंगल डायमेंशन होता है, एरिया डबल डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन होता है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे कर देता हूं एरिया, क्या, एरिया ऑफ ABC त्रिभुज डिवाइड बाई एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इज इक्वल टू, ये यही स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर डिवाइड बाई PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर डिवाइड बाई QR स्क्वायर और AC स्क्वायर डिवाइड बाई PR स्क्वायर, एल्टीट्यूड ऑफ पहला स्क्वायर डिवाइड बाई एल्टीट्यूड ऑफ दूसरा स्क्वायर, सब स्क्वायर हो जाएंगे बस, और कुछ नहीं, क्योंकि ये 2 डायमेंशन होता है ना तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, है ना। क्या होता है, ये 2 डायमेंशन होता है ना तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में हो जाएगा, 2 डायमेंशन होता है ना तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए, ये बात थी इंपॉर्टेंट जो सभी को समझनी बहुत जरूरी थी, ये सब बहुत पूछे जाते हैं पेपर्स में। अब इनका यूज क्या होता है, इनका यूज होता है जो हमारे पेपर्स के लिए काम आता है, हमारे पेपर्स में जो समझ में आएगा वो इनका यूज हो जाएगा, ठीक। मैं आपको ये पूरा कंप्लीट इसका यूज क्या है, क्या तरीके होते हैं, कैसे कर पाते हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है गाइज। नोट करिए सबके सब ज़्यादा जल्दी से, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा, ठीक है। कई सारे इंपॉर्टेंट पार्ट जो ऑलरेडी कवर कर लिया, जैसा कि अगर मैं इन सेंटर की बात करूंगा तो आप सभी को पता है इन सेंटर क्या होता है, साइन, गुड मॉर्निंग बेटा। अगर मैं बात करूंगा सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र की बात करूंगा तो आपको ये पता चल गया परिकेंद्र क्या होता है। इन सेंटर की बात करेंगे तो इन सेंटर क्या होता है, एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको जो ये रिवीजन का चीज़ें है वो आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। जैसे अगर मैं बता दूं कि कोई ट्रायंगल का पास बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पे एंगल्स का आधा कर देता हूँ, ये एंगल ए है, ये बी है, ये मान लो सी है, और मैंने क्या किया, इस एंगल्स का आधा कर दिया, ये मैंने एंगल्स का आधा किया, ये मैंने एंगल का आधा कर दिया, तो एंगल्स के जो आधे जिस पॉइंट पे मिलते हैं ना भाई, वो क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। ये गलती मत करिएगा, इन सेंटर क्या होता है, बाकी सारी चीजें क्या होती है। स्मिता गुड मॉर्निंग बेटा। अगर वही चीज मैं बात करूंगा सरकम सेंटर की यानी कि मैं परिकेंद्र की बात करूंगा तो यहाँ पे एंगल्स का आधा नहीं होता है, साइड का आधा होता है। और दूसरी बड़ी चीज जो समझने वाली है, साइड का आधा इस तरीके से आप करोगे कि वो साइड परपेंडिकुलर आधा हो, मतलब कि उस पे साइड पे 90 डिग्री भी बने और फिर जाके साइड आधी हो, तो ये जो पॉइंट होता है ये सरकम सेंटर कहलाता है, यानी कि ये परिकेंद्र कहलाता है। देन हमने पढ़ा था सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड बोले तो बेटा क्या होगा, सेंट्रॉइड मतलब होता है आप सभी के लिए मीडियन का जो मिड पॉइंट होता है। मीडियन मतलब हमने कोई परपेंडिकुलर किसी चीज की कोई बात नहीं करी है, सिर्फ हमने बात कर लिया है भैया ये मीडियन है, मीडियन का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेंट्रॉइड। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा बात ही थी, आपको समझ में इतनी आ गई होंगी। देन सेंट्रॉइड के बाद हमने पढ़ा आर्थो सेंटर क्या होता है। आर्थो सेंटर मतलब क्या होता है भैया, हमने इस पर क्या करा, सिंपल सा 90 डाला, उसको आधा किया कि नहीं किया हमसे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने आधा कर दिया और ये हमने इसको आधा नहीं, यहाँ पे हमने 90 डाल दिया, तो ये क्या कहलाता है, ये आर्थो सेंटर कहलाता है। देन हमने इन सब चीज़ों के पढ़ने के बावजूद इसके बारे में की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो अगर आपने पुरानी पिछली वीडियोज नहीं देखी है ज्योमेट्री की सारी तो आप पुरानी पिछली वीडियोज जाके देखिएगा। और ज्योमेट्री की वीडियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये पेपर्स में ज्योमेट्री की वीडियोज आती हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, तो हमें इसके लिए अच्छे से तैयार होना रहेगा, अच्छे से प्रिपेयर होना रहेगा। तो आज के दिन में क्या बात करेंगे हम लोग, आज के दिन में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल मतलब बोले तो चतुर्भुज। क्या होता है चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब क्या, चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं, चतुर्भुज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, और चतुर्भुज से ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, वो हम सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी वीडियो, और इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, और ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो पेपर्स में वाकई इंपॉर्टेंट है, वाकई पेपर्स में पूछी जाती हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रेडी एवरीवन, चलो भाई आते सबसे पहले सिंपल चतुर्भुज की किसी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास यही एक कोई चतुर्भुज उसने दे दिया जिसमें 4 भुजाएं होंगी, वो चतुर्भुज हो गया, सीधी सी बात है, ए बी सी एंड डी। हमें देखी 4 भुजाएं तो हो गया ये चतुर्भुज, बस इतने में बात खत्म। अब चतुर्भुज की सबसे पहली प्रॉपर्टीज के बारे में आप बात करोगे ना, तो आपको सिंपल सा पता है कि भैया सबसे पहली प्रॉपर्टी चतुर्भुज की यही होती है कि अगर हम सारे एंगल्स को जोड़ेंगे चतुर्भुज के तो ये वाकई कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ये सबसे पहली और सबसे फेमस और सबसे छोटी सी प्रॉपर्टीज है किसी भी चतुर्भुज की। ओके गाइज, अच्छा अब
किसी भी चतुर्भुज की यानी किसी भी क्वाड्रेटिक, अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज का ये मान लो आपके पास विकर्ण दे रखा है, ये विकर्ण आपके पास यहाँ पे दे रखा है, और ये आपके पास यहाँ पे विकर्ण, ये विकर्ण दे रखा है। चतुर्भुज जो होता है वो दो त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे एक विकर्ण इसको एक त्रिभुज में काट रहा है और ये विकर्ण इसको एक त्रिभुज में काट रहा है, तो आपको पता है कि अगर मान लो कि मैं कहूँ एंगल ABC, अगर मैं त्रिभुज ABC की बात करूंगा तो इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। अगर मैं त्रिभुज ABC की बात करूंगा, देन अगर मैं बात करूंगा त्रिभुज ACD की बारे में बात करूंगा तो भैया इसके सारे एंगल से कम सम कितना होगा, यहाँ भी 180 होगा। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे भाई, 180 एंड 180 हो जाएंगे। ये बात सभी को अच्छे से पता चल गई। चतुर्भुज की एक बात तो सभी को चलो ठीक है क्लियर हो गई, इतनी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चतुर्भुज की इतनी बात सभी को क्लियर है भाई, बोलो चलो ठीक। तो ये दो चतुर्भुज दो चीजों से मिलकर बन गया। अब चतुर्भुज में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि आयत पढ़ेंगे, जैसे कि वर्ग पढ़ेंगे, जैसे कि पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, जैसे कि रोम्बस पढ़ेंगे यानी कि सम चतुर्भुज पढ़ेंगे, ट्रापेजियम पढ़ेंगे, समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे, काइट पढ़ेंगे यानी कि पतंग पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक किसमें है, चतुर्भुज में है। चतुर्भुज एक बहुत बड़ा, बहुत बेसिक, बहुत अच्छा टॉपिक है, जहां से पेपर में लगातार क्वेश्चन देखने, समझने, सुनने को मिलते रहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चतुर्भुज, कैसे क्या क्या होता है वो चीज समझते हैं। दूसरी बड़ी बात याद रखना यार, किसी भी चतुर्भुज का अगर एरिया के बारे में बात करेगा, चाहे वो आयत हो चाहे वो कोई भी चीज हो, जैसे कि मैं अगर मान लो आयत बना देता हूं, ठीक, ये मान लो आप सभी के लिए हो गया, मैंने आयत बना दिया। ठीक, मैंने कहा भैया ये बताओ आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, मैंने इसको मान लिया कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई। आप कहोगे सर जी तुरंत की लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, सिंपल सी बात है, यही तो बोलोगे आप लोग। किसी भी चतुर्भुज के अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करेगा तो आप एक चीज ये कहोगे कि हाफ d1 d2 sin थीटा। आप अगर वहां भी ये चीज रख के देखोगे तो सेम आंसर आपके पास आएगा किसी भी चतुर्भुज की अगर बात करेगा। बट ये फॉर्मूला हम सब जगह इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हमें वैसे ही क्या दिखता कि यार आयत कितना ही आसान फॉर्मूला वैसे ही है, तो हम ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, सीधी सी बात है। अगर ये आसान ना होता तो हम इसको लगाते फिर। ठीक, चलो फिर स्टार्ट करते हैं चतुर्भुज में। सबसे पहले और सबसे छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जो कि आप सभी के लिए आयत ही है, और आयत के बारे में कुछ बेसिक बातें समझेंगे। आयत क्या होता है, आयत से चीजें कैसे कर पाते हैं, और आयत के किस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। आयत बोले तो रेक्टेंगल, हेडिंग डाल लीजिए रेक्टेंगल, मतलब कि आयत। ये क्या होता है, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं समझते हैं। देखो मैं यहां बना देता हूं आयत, ये आपके लिए आयत हो गया। कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करने हैं, ये ए, ये बी, ये सी और डी। देखो आयत की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, ध्यान से समझना कि भाई इसमें दो सामने की साइडें बराबर होती हैं और आमने सामने की साइडें यहाँ बराबर दिखे। दूसरी बड़ी खासियत क्या होती है आयत में कि यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री बनता है, ये सबसे बड़ी खासियत है। ये दो खासियत आयत की आपको पता होनी चाहिए, और अगर यही चीज 90 नहीं बनता तो आयत वो चेंज हो जाता है। ये बात आपको अच्छे से पता होगी। ठीक, चलो तीसरी बात पे आते हैं। यार ये आयत है ना, तो इसका ये भी एक डायगोनल होगा और ये भी एक डायगोनल होगा, बोलो हाँ या ना। मान लो ये डायगोनल D1 है, वो डायगोनल D2 है। आपको सबसे पहली बात क्या देखना है कि डायगोनल क्या होते हैं आयत में, बराबर होते हैं। तो अगर पेपर में कभी भी क्वेश्चन आ जाता है आयत के डायगोनल के बारे में, तो आपको एक बात याद रखना है कि आयत के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अच्छा एक चीज मुझे ये बताओ जल्दी से, क्या आयत के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे काटते हैं कि नहीं काटते हैं, कौन बताएगा। क्या आयत के डायगोनल्स मतलब यहां पे क्या 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा उनके डायगोनल्स के बीच में, कौन बता पाएगा भाई सही आंसर। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ क्या आयत के जो है डायगोनल्स है एक दूसरे को 90 पे काटते हैं कि नहीं काटते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पता होना चाहिए। याद रखिएगा आयत के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे नहीं काटते हैं। ठीक, क्यों नहीं काटते, क्योंकि अगर चारों साइडें बराबर होंगी, वो फिगर जिसके चारों साइडें बराबर होंगी वही कि उसी के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पर कट करेंगे, अदरवाइज 90 पे कट नहीं करेंगे। ये बात बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लेगा, भाई मामला गड़बड़ा जाएगा आपका। ठीक, तीसरी बात आते हैं, क्या एक दूसरे को ये एकदम बाइसेक्ट भी करेंगे क्या, मतलब कि ये लंबाई है तो ये आधी होगी इसके, ये आधी होगी इसके और ये आधी होगी इसके, बाइसेक्ट करते हैं क्या डायगोनल्स। बिल्कुल, जो विकर्ण होते हैं आयत के वो एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो डायगोनल्स होता है डायगोनल्स जो होता है वो क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। ये बात भी याद रखिएगा, जो डायगोनल्स होता है आयत का वो क्या करता है, वो इक्वली बाइसेक्ट करता है। ये भी बात आप सभी को पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, ताकि आपको चीजें क्लियर हो पाए। अगली बात पे आते हैं, भैया आयत में अगर आप बात करोगे तो डायगोनल्स जो होता है यानी जो आयत के विकर्ण होते हैं वो एरिया को भी, डायगोनल्स एरिया को डिवाइड करता है। डायगोनल्स डिवाइड एरिया, इक्वली डिवाइड करता है एरिया को,
किसको? एरिया को, यानी डायगोनल जो क्षेत्रफल को बराबर बांटते हैं। जैसे मान लो अगर पूरे का क्षेत्रफल हमारे पास ए दे रखा है तो ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा और ये भी 1/4 होगा। ये सारे के सारे पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जब आते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरीके से कर पाए। भारती कुमारी, सुमित कुमार भाई सभी का स्वागत है। आ जाइए, बातें ना करिए आपस में और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए ताकि चीज़ें आपको समझ में आ पाए, चीज़ें आप क्लियर कर पाओगे भैया क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। बातें करते रहोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, फिर ऐसे चीज़ें खत्म हो जाएंगी ये सारी। ठीक है, चले चलो भैया, चलो ठीक है। अब अगली बात आती है जो पेपर में आ चुका है। हमने ये चीज़ तो पढ़ लिया इतनी। अब हुआ क्या, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, देखता हूँ कितने बच्चे आंसर बता पाते हैं। मैंने कहा भाई मान लो ये एक आयत बन रहा है, ठीक। आपने कहा सर जी हाँ बिल्कुल सही बात है भैया, ये आयत बनना है ABCD। अब एक चीज़ मैंने कहा ये बताओ कि यार आयत की विकर्ण है, सॉरी आयत की चारों भुजाएं हैं और मैंने चारों भुजाओं का एक मिड पॉइंट ले लिया। मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया, इसका मिड पॉइंट ले लिया, इसका मिड पॉइंट ले लिया और इसका मिड पॉइंट ले लिया। ये मान लो P, ये मान लो Q, ये मान लो R, ये मान लो S। अब बताओ ये मिड पॉइंट जो PQRS है ना, ये क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा, आयती बनेगा, या फिर वर्ग बन जाएगा, या फिर पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्या बन जाएगा? बताओ भाई, कौन बता पाएगा? ये क्या बताओ भाई? PQRS क्या है? मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। PQRS क्या है? ये मिड पॉइंट है आप सभी के लिए, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट ऑफ ABBCD, ABBCD और D है। देन PQRS इज क्या? PQRS क्या बनेगा भाई? कौन बता पाएगा? रोम्बस बनेगा। और कौन बता पाएगा? चलो भाई सिंपल सी बात है, ठीक। देखो अगर यहाँ पे, क्योंकि दिक्कत ये है कि जो इसके विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे को 90 पे कट नहीं करते। अगर 90 पे कट करते तो मामला कुछ और हो जाता, 90 पे कट नहीं करते हैं, इसीलिए क्या बन जाएगा? एक रोम्बस बन जाएगा, एक आपका ये क्या बन जाएगा? समचतुर्भुज बन जाएगा। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अगली बात पे आते हैं। अच्छा यार आयत है और आयत के मैंने विकर्ण ऐसे मैंने मानो खींचा हुआ है, आयत की मैंने विकर्ण ऐसे खींचा हुआ, क्या ये विकर्ण कोण को समद्विभाजित करेंगे? मतलब ये आधा आधा डिवाइड होगा? डायगोनल्स होता है वो एंगल्स को डिवाइड करते हैं? नहीं करते। या अगला पॉइंट नोट करिएगा, जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो एंगल्स को डिवाइड नहीं करते, एंगल्स को डिवाइड नहीं करते। ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी अच्छा पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सबके सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आयत से पूछे जा सकते थे वो हमने सब कुछ आपको करा दी। बस आपको अब पढ़ना है और चीज़ें आपको समझना है ताकि आप आयत आराम से पढ़ पाओ, आयत आराम से समझ पाओ। क्लियर हो गया भैया? नोट कर लिया सबने? चलो अगले पॉइंट्स आयत के बारे में। इतनी सारी चीज़ें तो आयत के बारे में ही थी, आयत ही आपको पता चला होगा, ठीक है। चलो अगला आयत है। ठीक, ABCD कोई आयत आपके पास दे रखा। मैंने कहा ये बताओ ये हो गया। अगर इस आयत के अंदर मैंने एक यहां पर ट्रायंगल बना दिया और एरिया जो दे रखा है, जो क्षेत्रफल दे रखा है ABCD का, वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो एरिया बताओ भैया किसका? ए, ये मान लो कि D E है, AEB का, ये क्या आपका ट्रायंगल है एक, इसका एरिया क्या आएगा? ये सारे एग्जाम्स के लिए चल रहा है भाई, दशरथ वीर, ये सब एग्जाम के चल रहा है। बहुत अच्छा, सिंपल आपको क्या पता चल जाएगा, अगर जो है इसका एरिया 12 है तो उसका एरिया सिंपल सा क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। कैसे जानेंगे? सेम हाइट के बीच में, सेम हाइट के बीच में और स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम है तो अगर किसी भी क्वाड्रेंटल का एरिया की बात करोगे तो ट्रायंगल का वो डबल होगा, अगर सब कुछ सेम है, सब कुछ वो है बिल्कुल। तो ठीक, नोट कर लीजिए ये पॉइंट को। चलो चलो भैया इतनी बात क्लियर। अब जैसे आयत होता है ना वैसे ही क्या होता है आपका? पैरेललोग्राम होता है, यानी कि समानांतर चतुर्भुज होता है। ठीक, जैसे आयत वैसे ही आपका पैरेललोग्राम। ठीक, चलो अब समझते हैं कैसे कर पाएंगे। जैसे ही आयत वैसे ही पैरेललोग्राम, वैसे ही समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में समझते हैं क्या डिफरेंस होता है।
यार ये बताओ, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी, आप कहोगे सर जी बिल्कुल बराबर होती थी। तो क्या समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, आप कहोगे सर जी बिल्कुल बराबर होंगी समानांतर चतुर्भुज में आगे बार आमने सामने की भुजाएं। तो आयत और समानांतर चतुर्भुज में डिफरेंस क्या है? तो आयत और समानांतर चतुर्भुज में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आयत में यहां पे एंगल 90 बनता है, जबकि समानांतर चतुर्भुज में एंगल 90 नहीं बनता वहां पे। तो ये भी एल, तो ये भी एल, तो ये भी बी, तो ये भी बी, सब कुछ सेम है, खाली क्या होगा वहां पे 90 नहीं बनेगा, बाकी सब मामला वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, पक्का? चलो भाई अच्छा ठीक है। अगर पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे, दो विकर्ण है तो क्या विकर्ण दोनों बराबर होते हैं? नहीं होते हैं। क्या विकर्ण दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे काटते हैं? नहीं काटते। परपेंडिकुलर पे तभी काटेंगे जब चारों के चारों साइडें बराबर होंगी तब। क्या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? D1 डज नॉट बाइसेक्ट D2, मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? नहीं करते हैं। नोट कर लीजिए इतनी सारी की सारी बातें। क्या एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन विकर्ण जो होंगे ये पक्का जो हैगा एरिया को डिवाइड कर देंगे। भाई इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। विकर्ण क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रॉपर्ली डिवाइड कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा, आराम से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है अच्छा, क्या विकर्ण जो होते हैं एंगल बाइसेक्टर होते हैं? तो बिल्कुल नहीं होते हैं। डायगोनल इज नॉट एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल इज नॉट एंगल बाइसेक्टर। विकर्ण जो होते हैं एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक, मतलब कौन सा कोण समद्विभाजक? ये वाला कोण समद्विभाजक, ये नहीं होता है। ठीक, मतलब एंगल डिवाइड ये आपके यहाँ पे आयत में भी नहीं होता था, रेक्टेंगल में भी नहीं होता था, तो यहाँ भी नहीं होगा, सीधी सी बात है, दोनों जगह नहीं होगा। अगली बात पे आते हैं भाई। अगला बात पे क्या कहते हैं? अगर मान लो मैंने इसके चारों साइड को मिला दिया, ये मान लो P, ये मान लो Q, ये मान लो R, भी मान लो S, तो PQRS क्या बन जाएगा भाई? अगर ये मिड पॉइंट है, इसका मध्य बिंदु है, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। इस बात को नोट करिएगा, ये पेपर में जरूर पूछा जाएगा। यानी एक ये आयत बन जाएगा। आयत में बनता था रोम्बस एंड आपके पैरेललोग्राम पे बन जाएगा रेक्टेंगल। क्लियर गाइज? नोट करिए सब के सब। बहुत अच्छा क्वेश्चन पार्ट था, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज थी, और यहां से पेपर में क्वेश्चन जरूर उठेंगे और जरूर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को नजरअंदाज नहीं करिएगा। ठीक है, एरिया बात करेंगे पैरेललोग्राम की। अगर हम लोग एरिया की बात करेंगे तो क्या होता है? बेस इंटू हाइट। नोट कर लीजिएगा, पैरेललोग्राम का अगर एरिया की बात करेंगे तो बेस इंटू हाइट। अब हाइट ये आपका 90 पढ़ना चाहिए, परपेंडिकुलर हाइट पढ़ना चाहिए। कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन के थ्रू सब समझ जाएंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा इस पे, आपको वो भी चीजें समझ में आ जाएंगी, आप वो भी सब चीजें अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक, चलो नोट कर लो भैया सारे क्वार्टर आज खत्म कर देंगे, देन एक दिन सर्किल पूरा खत्म कर देंगे, बस खत्म हो जाएगा आपका। चलो हो गया क्लियर? अच्छा, पेरीमीटर यानी कि परिमाप पूछेगा, तो किसी भी दुनिया के किसी भी फिगर का अगर पेरीमीटर निकालना, परिमाप निकालना, तो चारों साइडों को जोड़ दो, खत्म। 3 साइड है तो 3 साइड जोड़ो, 5 साइड है तो 5 साइड जोड़ो, 10 साइड है तो 10 साइड जोड़ो, खत्म। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, लिखो स्क्वायर। स्क्वायर बोले तो वर्ग। ठीक, स्क्वायर बोले तो वर्ग। अच्छा भैया, अब स्क्वायर क्या होता है जरा देख लो एक बार। स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइडें बराबर हो। ये स्क्वायर मान लो ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है। दूसरी बार यहां पे भी क्या बनता है? एंगल 90 बनेगा। हमने एक डायगोनल खींच दिया यहाँ पे, ये मान लो D1 है, और एक डायगोनल हमने खींच दिया यहाँ पे, मान लो D2 है। अब इसमें सब कुछ भाई बहुत खतरनाक चीज है, सब कुछ होता है, जो चाहोगे इसमें वो होता है, सब कुछ होता है। क्या सबसे पहला पॉइंट क्या क्या होता है जरा देखते हैं। ठीक, हाँ बिल्कुल। सबसे पहला भाई बताओ, क्या डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं किसी भी स्क्वायर में? जल्दी से बताओ, कमेंट आने चाहिए सभी के, तुरंत कमेंट आने चाहिए। और भैया जितना बच्चा फेसबुक पे देख रहा है सब के सब यूट्यूब पे आ जाना, और आने के बाद तुरंत जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पक्का? बहुत बढ़िया बताओ, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। डायगोनल्स बराबर होते हैं। डायगोनल्स क्या परपेंडिकुलर कट करते हैं? बिल्कुल परपेंडिकुलर कट करते हैं। डायगोनल्स क्या बाइसेक्ट करते हैं? यानी विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं भैया, हाँ बिल्कुल बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, क्या डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर होते हैं? हाँ भैया, डायगोनल्स क्या होते हैं? एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। बताओ, इसमें कौन सा ऐसा चीज नहीं है जो नहीं होता? जो आपने सोच लिया वो समझ लो इसमें हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्या डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटेंगे कि नहीं काटेंगे? मतलब यहां पे एंगल 90 बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। जिस फिगर में चारों साइडों यहां पे बराबर होती हैं, वहां पे डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री बनता है। इस बात का आपको खासा ख्याल रखना पड़ेगा, तभी मामला आगे बढ़ पाएगा। क्लियर? अच्छा, क्या यहां पे जो इसका एरिया होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? क्या एरिया जो होता है
पेरीमीटर मतलब सभी साइडों को जोड़ दो। क्या डायगोनल्स यहाँ पे एरिया का डिवाइड करते हैं इक्वल? हाँ बिल्कुल डिवाइड करते हैं, एरिया भी इक्वल डिवाइड होगा। अगर पूरा 1 है तो 1/4 1/4 1/4 1/4 चलता चला जाएगा और आप लाइक करते चले जाओगे। पक्का? अगली बड़ी बात पे आते हैं। अगर मैंने मान लो इसके सभी साइड पॉइंटों को, मिड पॉइंटों को मिला दिया, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट मिला दिया और इसका नाम मैंने रख लिया क्या? PQRS। तो PQRS क्या बनेगा? मजाल है कुछ और बन जाए? नहीं, ये भी क्या बनेगा? एक स्क्वायर ही बनेगा, एक वर्ग ही बनेगा। क्लियर गाइज? क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर ही बन जाएगा, एक वर्ग ही बन जाएगा। दादा पहले रोम्बस पढ़ाने देंगे कि नहीं पढ़ाने देंगे? स्क्वायर और रोम्बस के डिफरेंस सब जान जाएंगे, पहले एक बार रोम्बस लेकिन पढ़ाने तो दो। क्लियर? चलो, ये बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब स्क्वायर के बाद आते हैं रोम्बस में। सिंपल सा डिफरेंस है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। जैसे स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं, सेम रोम्बस में भी चारों साइड बराबर होंगी, बस यहाँ 90 बनता था, यहाँ पे 90 नहीं बनेगा, और 2-4 चीजें हल्की फुल्की चेंज होती है उस 90 ना बनने की वजह से। ठीक, चलो तो लास्ट टॉपिक पे आते हैं आज के। क्या कहता है रोम्बस? इतना नोट कर लीजिए, फिर आते हैं। चलो, अच्छा, दिवाली की छुट्टियां होने वाली हैं, ठीक है? कल से मे भी दिवाली की छुट्टी आपके लिए हो जाए और आपको यहाँ पे कोई वीडियोस फिर ना देखने को मिले, ठीक? तो उसको आप देख लीजिएगा। चलो ठीक है, आ जाते हैं रोम्बस में। लिखो भैया रोम्बस। अच्छा, रोम्बस मतलब क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। रोम्बस मतलब क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। मैंने क्या बताया? कुछ खास डिफरेंस नहीं है। स्क्वायर में भी चारों साइड बराबर है, रोम्बस में भी चारों साइड बराबर है। ठीक, स्क्वायर में भी चारों साइड बराबर है और रोम्बस में भी चारों साइड बराबर है। A B C D, ये मानो साइड A होगी, ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी होगी, सब साइडें बराबर होंगी। सिर्फ 90 नहीं बनेगा, इतनी बात याद रखना कि सिर्फ क्या होगा? 90 नहीं बनेगा, बाकी सब कुछ होगा। अब देखो, अगर 90 नहीं बनेगा ना तो डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे, ये बात याद रखना। अगर यहाँ पे 90 नहीं बनता, जैसे कि हमने पैरेललोग्राम में देखा था, 90 नहीं बनना था तो डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे। तो क्या डायगोनल्स बराबर होंगे? नहीं होंगे। लेकिन चारों साइड बराबर है, इसी वजह से डायगोनल्स क्या करेंगे? एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटेंगे। ये बात याद रखिएगा। समझ में आया? तो क्या चीज किस पे डिफरेंस, क्या चीज किस पे डिपेंड है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। और ये चीज अगर आपने समझ लिया तो फिर क्वेश्चन आपके हाथ में आराम से आप कर लोगे। ठीक, चलो। ठीक है, ये क्या करेगा? क्षेत्रफल को इक्वली डिवाइड करेगा, एरिया को इक्वली डिवाइड करेगा। नोट कर लेना भाई। देखो, सभी के जो विकर्ण होते हैं उसके एरिया को इक्वली डिवाइड करते हैं, सिंपल सी बात है, सभी चीज में होती है। ठीक, चलो। अच्छा, अगर हम यहां पे अगर हम बात कर रहे थे, एक आयत के जो है चारों मिड पॉइंट को मिला देते थे तो क्या बन जाता था? रोम्बस बन जाता था। इसी तरीके से अगर हम किसी रोम्बस के चारों मिड पॉइंट को मिला दे, आयत के चारों मिड पॉइंट को मिला रहे थे तो रोम्बस बन रहा था। और अगर हम क्या करें, किसी रोम्बस के चारों मिड पॉइंट को मिला दे, यहाँ पे क्या करें, किसी रोम्बस के चारों मिड पॉइंट को मिला दे तो ये क्या बन जाएगा? PQRS मान लो, ये क्या बन जाएगा? एक आयत बन जाएगा। ठीक, नोट करिए। चलो नोट कर लो भाई। अब यहां सबसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा है सर जी ये सब पढ़ क्यों रहे, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आ जाएंगे, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी बातें हैं। तो भैया यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी को पता चल जाएंगे धीरे धीरे कि क्या होता है क्या नहीं होता। जब आपको क्वेश्चन पता चलेंगे तब आपको लगेगा हाँ यार ऐसे क्वेश्चन तो पेपर में बहुत आते हैं, बस हम ही नहीं कर पा रहे थे, तो हम ऐसे क्वेश्चन हम आराम से कर लेंगे। क्लियर है? चलो भाई। अब ट्रापेजियम में जहाँ से रेलवे परीक्षाओं में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं तो कोई खास मतलब है नहीं ट्रापेजियम पढ़ने का, इजी है ट्रापेजियम में। बस ट्रापेजियम का फिगर आप जान लो, इस तरीके का ट्रापेजियम का फिगर होगा। जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो ट्रापेजियम बता दूंगा कि ट्रापेजियम में और भी क्या क्या होता है। अच्छा, इसका एरिया क्या होता है, जो साइड पैरेलल है उनका सम करो, इंटू कर लो हाइट। जैसे मान लो ये साइड ये इसके पैरेलल है, दोनों का सम इंटू हाइट। किसी भी ट्राइंगल के, किसी भी क्वाड्रेटर के मैंने एरिया बताया था, जैसे इसका एरिया निकालना तो क्या करोगे, हाफ d1 d2 साइन थीटा, खत्म।
ठीक, नोट कर लीजिए। क्लियर गाइज? चलो अब आते हैं हम लोग पॉलीगॉन पढ़ते हैं कि पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, पॉलीगॉन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पॉलीगॉन को कैसे समझेंगे वो समझते हैं। बस इसके बाद एक स्क्वायर और सर्किल रह जाएगा, पॉलीगॉन। ठीक, चलो हो गया। तो पॉलीगॉन मतलब क्या हो गया, बहुभुज जिसमें ज्यादा साइडें हो, हम साइडों को ना गिन पाए। जैसे मान लो 3 हो गया त्रिभुज, 4 हो गया चतुर्भुज, 5 हो गया पंचभुज, 6 हो गया छठभुज। अब ऐसे बोलते बोलते वो थोड़ी रह जाओगे, फिर कहोगे 16 के लिए क्या बोलेंगे। तो ये सब के लिए नाम क्या आ गया, पॉलीगॉन इनके लिए नाम आ गया। बहुत ज्यादा साइडें होंगी तो पॉलीगॉन कहा जाता है। मैक्सिमम 3 या 3 से अधिक साइडें हैं तो पॉलीगॉन हो गया। पॉलीगॉन हमारे सिलेबस में दो तरीके देखो पॉलीगॉन होते हैं, एक तो होता है इरेगुलर, एक होता है रेगुलर। तो हमारे सिलेबस में रेगुलर वाला पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, सभी साइडें बराबर होती हैं और सभी कोण बराबर होते हैं। ये बात याद रखना, चाहे रेलवे की बात करेंगे चाहे एसएससी की बात करेंगे तो दोनों में ही क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, सभी साइडें बराबर होती हैं, साथ ही साथ जो सभी कोण होते हैं ना वो भी बराबर होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन में। क्लियर गाइज, इतनी बात क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है। अब जैसे यहां देखो कितने साइडें हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 साइडें हैं ना। अब साइड अगर 6 है तो हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, भैया ये बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा। कोई बच्चा बता सकता भाई? जल्दी से कमेंट करो। किसी बच्चों को अगर ये बात पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, कितने डायगोनल्स यहाँ पे बन सकते हैं, कितने बच्चों को ये बात यहाँ पे पता है, हो रहा है कि हाँ भाई इतने डायगोनल्स यहाँ पे बन सकते हैं। क्या मैंने कहा, ये बताओ भाई यहाँ पे कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं। याद रखना इसका फॉर्मूला होता है n(n-3/2)। अब इसमें रख के देख लो, n यानी कि 6 रखोगे, 6 में से 3 गया 3, 6 से 18/2, यानी यहां पे नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। ठीक, दूसरा पूछा जाएगा भैया ये बताओ ये एंगल कितने का होगा। तो ईच इंटीरियर एंगल की अगर बारे में बात करेंगे, ईच इंटीरियर एंगल के अगर बारे में बात करेंगे तो कितना होता है, n-2 × 180। ये पूरे एंगल्स का सम होता है, सभी एंगल्स का सम होता है। एक का निकालना है तो डिवाइड बाई n कर दो, है सम निकालना हो कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल तो वही n नहीं लगाओगे, बस सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स करोगे तो ये कितना आ जाएगा, n-2 × 180 आ जाएगा। ठीक, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल निकालोगे, सम यानी सभी बाह्य कोणों का योग, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, तो ये कितना होता है, 360 होता है। और अगर ईच एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करेंगे, ईच के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होगा, 360/n हो जाएगा। नोट कर लीजिए इतनी बात। ईच के बारे में बात करेंगे तो ये 360/n हो जाता है। अच्छा, एक इंटीरियर यानी एक अंतःकोण और एक एक्सटीरियर यानी एक बाह्य कोण, इसका सम कितना होता है, 180 होता है। ये भी एक नोट करिएगा। इतने खाली पॉलीगॉन के फॉर्मूले हैं। अगर आपने हाँ वो 2n-90 वही चीज है, आप यहां से अगर बेटा 2 यहां मल्टीप्लाई कर लोगे या 180 को 90 बना लो तो 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात आ जाएगी। क्लियर? चलो भाई क्लियर। चलो भाई अगली बात पे नोट करो। इतनी बात क्लियर हो गई तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया भाई पॉलीगॉन क्या होते हैं, पॉलीगॉन के कितने फॉर्मूले होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पॉलीगॉन पे आ सकते हैं। अब जब सारे के सारे हम लोग यहाँ पे जब प्रैक्टिस करेंगे, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और भी चीज़ में पॉलीगॉन में पता चलेगी कि पॉलीगॉन में और भी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या और भी फायदे हैं पॉलीगॉन के, क्या क्या और भी चीज़ें हम पॉलीगॉन में कर सकते हैं। ठीक, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूँ, मुझे जल्दी से बताओ। अगर n बराबर हमारे पास 8 दे रखा है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे अगर n की वैल्यू 8 दे रखा है तो बताओ भाई। अगर n की वैल्यू 8 दे रखा है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे, जरा सब के सब जरा जल्दी बता दो भैया। बहुत बढ़िया, क्या करोगे, n-3/2 यानी 8 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 5/2। 2 से काटोगे, 2 चौक 8, 5 चौक 20। क्लियर, 20 आ गया। ठीक, चलो तो आज के लिए बस इतना ही कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और बाकी देखो जितनी चीजें हैं आप सभी को वो कल के दिनों में मिलती रहेंगी, हर चीज आपको कल के दिनों में मिलती रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है।